हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका हमारी इस क्लास में। और आज हम कराने वाले हैं आपको आपका जो अभी पेपर हुआ है 30 अप्रैल 2022 नवोदय विद्यालय एंट्रेंस एग्जाम, उसमें जो रीजनिंग पूछी गई है मैं उसके आपको आंसर भी बताने वाला हूं और किस किस तरीके से कैसे कैसे करना है वो भी बताने वाला हूं, और कहां से रीजनिंग में कितना पार्ट पूछा जाता है वो भी बताने वाला हूं। तो इस क्लास को ध्यान से देखना है। मैं आपको बता दूं सबसे पहले कि आप हमारे चैनल पर नवोदय विद्यालय की तैयारी बिल्कुल फ्री कर सकते हैं। हम आपके लिए नई नई क्लासेस लेकर आते रहते हैं। आप हमारे चैनल पर विजिट करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें। और आप देख भी सकते हैं, आपके लिए हमने अभी जब नवोदय का एग्जाम हुआ था उसमें जो है आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट क्लासेस डाली थी, उनमें आपके क्वेश्चन लगे भी हैं और हमने जो बच्चे पढ़ाए हैं उनमें से कुछ बच्चे सेलेक्ट भी हुए हैं। उन बच्चों के 75+ नंबर हैं कई के। तो आप सही से क्लास को देखिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये पार्ट दिया हुआ है, इसमें मैं बता दूं रीजनिंग के 10 चैप्टर मिलते हैं। 10 चैप्टर में से हर चैप्टर में से 4 क्वेश्चन आते हैं, तो 40 क्वेश्चन हो जाते हैं और 50 नंबर के ये पूछे जाते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे है, मैं आपको बता दूं यहाँ से पढ़ने में तो काफी टाइम लगेगा। ये 4 पार्ट दिए हुए हैं और 1 से लेकर 4 क्वेश्चन तक हमें वो आकृति बतानी है जो सबसे भिन्न हो। तो चलिए इसे शुरू करते हैं। सबसे पहले आप देख सकते हो आकृति, ये 4 आकृति हैं। मैं आपको हल सहित बताऊंगा कि किस तरीके से करना है और कैसे कैसे ये करना है। तो यहाँ पे 4 आकृतियों में से प्रत्येक आकृति में से कौन सी आकृति सबसे अलग है वो बताना है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे 4 पार्ट है इस आकृति में भी 4 पार्ट है और इसमें भी 4 पार्ट है, लेकिन इस आकृति में 3 पार्ट है। तो सबसे अलग जो आकृति हुई ये वाली आकृति सबसे अलग हो जाएगी बच्चों, ये वाली आकृति सबसे अलग हो जानी है। चलिए दूसरे पार्ट की तरफ, दूसरा क्वेश्चन। यहाँ पे 3-3-3 डॉट सभी क्वेश्चन में है, तो इसमें भी 3 डॉट है, इसमें भी। लेकिन आप देखोगे ये तीसरा डॉट है, ये चूंकि के रूप में लिखा है। आप किसी भी तरीके से समझ सकते हैं। देख सकते हो जो एक डॉट है जो इस किनारे की तरफ है, ये डॉट इस किनारे की तरफ है और ये डॉट इस किनारे की तरफ है, लेकिन इसमें इस तरीके से कोई भी डॉट नहीं है। तो इसका आंसर ये हो जाएगा। ये सबसे अलग आकृति बनाई जाएगी, मतलब कहलाई जाएगी। क्वेश्चन नंबर 3, एरो का निशान सभी में है और आप देख भी सकते हो। वैसे तो हम इसे इस तरीके से भी कर सकते हैं कि ये एरो अगर इस तरीके से पेन रखा हुआ है तो यहाँ से इस तरीके से अगली आकृति में 90 घूम गया, तो इसमें भी 90 घूम गया इधर और इसमें भी 90 घूम गया। अगर इस तरीके से करेंगे तो सब में क्रम ठीक बैठ रहा है। लेकिन हम देखें तो यहाँ पे जो एरो वाला चिन्ह है इसके पीछे जो ये लगा हुआ है रेखा सी, ये बड़ी है, इसमें भी बड़ी है, इसमें छोटी है और इसमें भी बड़ी है। लेकिन इसमें छोटे होने के कारण हमारा यह आंसर सबसे अलग हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, यहाँ पे देख सकते हो सभी में ये गुना के चिन्ह कह सकते हैं, प्लस के चिन्ह कह सकते हैं, क्रॉस कह सकते हैं। 4-4-4 है, लेकिन इस वाले में 5 है, तो ये आपका सबसे अलग हो जाएगा। चलिए अब इस चलते हैं। यहाँ पे पढ़ भी सकते हो आप, निर्देश जो लिखा हुआ है 5 से 8 तक, मतलब 4 क्वेश्चन फिर से हैं। तो इन 4 क्वेश्चन में मैं बता रहा हूँ आपको समरूप आकृति चुननी है। समरूप का मतलब ये हमारी प्रश्न आकृति है और ये उत्तर आकृति है। जो प्रश्न आकृति है वो इन 4 में से किसी एक के जैसी है, वो हमें बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 5 के जैसी आकृति हम देख लेंगे। तो इसमें तो साफ साफ देखने की मतलब बहुत बड़ी गुंजाइश है नहीं, ये इसका आंसर हो जाएगा। बिल्कुल इसकी जैसी आकृति देखनी है तो इसकी जैसी आकृति ये है। कहीं कहीं थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है, बाकी ये तो सेक्शन बहुत आसान है। क्वेश्चन नंबर 6, ये आकृति देख सकते हो, ये इधर की मुड़ी है, इधर के लिए और ये ऐसी मुड़ी है। तो बिल्कुल पहली आकृति इसके जैसी है, आप देख सकते हैं। हमें बिल्कुल ध्यान से करना है। सारी जैसी थोड़ी थोड़ी एक जैसी लग रही है, लेकिन इस आकृति में और इस आकृति में यहाँ से इधर को एरो है और इसमें इधर को ये कटी हुई है, तो ये आंसर हो जाएगा। ये तो दोनों बिल्कुल अलग ही हैं। चलिए इसमें चलते हैं। बिल्कुल इसकी जैसी आकृति ढूंढनी है, तो बिल्कुल इसके जैसी आकृति अगर देखोगे तो यहाँ से अब ध्यान से देखोगे तो पहली आकृति बिल्कुल इसके जैसी है। पहली देखो इस तरीके से ये ऐसा है और ये फिर ऐसा, ये वाला ये रहा और ये वाला ये रहा और ये वाला ये रहा। तो हमारे इसमें ये पहला आंसर हो जाएगा और कोई आकृति इसके जैसी नहीं है। चलिए अब इसमें चलते हैं। ये इस तरीके से लिखा, इसमें बिल्कुल सेम आकृति ढूंढनी है। ये तो बहुत ही आसान हो सकता है। तो यहाँ पे सेम आकृति देखेंगे, 1 2 3 4, सॉरी 1 2 4। तो 1 2 3 है यहाँ पे, ये तो हुआ नहीं। 1 2 9 है, ये भी नहीं हुआ। 1 2 4 या तो ये, 1 2 4 या तो ये। अब दूसरे में चेक कर लेंगे, 3 5 8, 3 5 9 है यहाँ पे, 3 5 8 यहाँ पे, तो ये हमारे सामने ये हो जाएगी। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 9, यहाँ पे भी 4 पार्ट है, आप देख सकते हो पढ़ के भी मैं, लेकिन आपको बिना भी पढ़े बता दूंगा। यहाँ पे जो 4 सवाल है इन चारों में एक कोना खाली छोड़ दिया गया है और यहाँ से कोई सी भी आकृति यहाँ से ऐड करके देखनी है कि इस आकृति को कौन सी आकृति सही तरीके से पूरी करेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए देखते हैं बच्चों, इन जो छुट्टी हुई आकृति है इस आकृति को कौन सा चित्र पूरा करेगा। यहाँ पे आप देख सकते हो हर कोने में ये इस तरीके से लगा हुआ है, तो हमें इधर की साइड ये लेना पड़ेगा। तो इधर की साइड आप देख सकते हो यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 भी नहीं है और यहाँ पे 1 है, लेकिन ये नीचे की साइड। तो इसमें सिंपल ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ।
10 में जो डार्क भाग है यहाँ पे पूरा होगा, तो ये इसमें है और ये इसमें है, इसमें ये है नहीं और इसमें ये दूसरी साइड में है, तो या तो ये होगी या ये होगी। अब आप ध्यान से देखिए, ये जो ये दो क्रॉस वाली लाइन है, ये इसमें है, ये इसमें भी है, लेकिन ये इसमें बीच में एक रेखा फालतू आ रही है, जबकि इसमें ऐसा कुछ नहीं है, तो इसका आंसर पहला हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11, जल्दी जल्दी देखते हैं थोड़ा, जिससे क्लास लंबी भी ना हो और अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। यहाँ पे आप देख सकते हो ये रेखा बिल्कुल ऐसे जाएगी और दो रेखा इधर इधर ऐसे आने वाली है, तो इसमें भी है ऐसा, इसमें ऐसा नहीं है, ये तिरछी लाइन मतलब ये अलग साइड है, ये है तो इसके जैसे ही लेकिन ये अलग है, और यहाँ से हमें ऐसे देखना, तो इसका भी आंसर पहला हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12, यहाँ पे देख सकते हो ये रेखा पूरी करेगी इस तरीके से, यहाँ पे कंप्लीट करनी है, और उसके बाद ये जो है सर्किल आपका आना है, मतलब रेखा पूरी होने के बाद सर्किल आना है। तो देखिए रेखा यहाँ पे पूरी नहीं हुई, पहले सर्किल आ गया, यहाँ पे चित्र ही उल्टा दिया हुआ है, यहाँ पे भी उल्टा दिया हुआ है, ये रेखा पूरी हुई और ये सर्किल यहाँ पे आ गया, तो इसका आंसर 12 हो जाएगा। बेहद आसान है ये आपका। फिर आ गया है सेक्शन, यहाँ पे आप पढ़ सकते हो, लेकिन मैं आपको बता दूं इसमें जो हमें करना है 3 प्रश्न चित्र दिए हुए हैं, 3 आकृति दी हुई है, चौथी आकृति हमें बतानी है कि इनके हिसाब से जिस क्रम में ये आकृति चली है उसी क्रम में अगली आकृति आनी है, तो इन उत्तर आकृतियों में से कौन सी आकृति यहाँ पे आएगी वो हमें बताना है। तो चलिए देखते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हो जो यहाँ पे स्क्वायर है 1 2 3 4 है, आप ऐसे भी समझ सकते हो कि यहाँ पे 4 चित्र हैं, और यहाँ पे अगली ही लाइन में 4 के 3 हुए और इससे अगली लाइन में 3 के 2 हुए, तो अगले में जो आना है 2 के भी 1 हो जाना है, और 2 का 1 सिर्फ पहले वाले में है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। अब इसमें देखिए क्वेश्चन नंबर 14 में, क्वेश्चन नंबर 14 यहाँ पे एक डार्क सर्किल, डार्क मान सकते हैं हल्का, ये सिंपल सर्किल है, और इससे अगले में 2 सर्किल 3 सर्किल हो गए, 2 से 3 हुए, लेकिन हमारा सिंपल वाला सर्किल बढ़ा, और इससे अगले में ही एक डार्क वाला सर्किल बढ़ गया, 4 हो गया, तो अगले वाले में एक सिंपल वाला सर्किल बढ़ेगा और 5 हो जाएंगे। ठीक है, तो आप देख सकते हो सिंपल वाला सर्किल बढ़ेगा, मतलब सिंपल सर्किल कितने हो जाएंगे 3, सिंपल वाले सर्किल 3 हो जाएंगे, यहाँ पे 2 है, अगले में बढ़ने के बाद 3 हो जाएंगे। यहाँ पे देख सकते हो 4 सर्किल है सिंपल, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 4 है, तो इसमें 3 है सिर्फ, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसमें चलते हैं। यहाँ पे देख सकते हो आप किधर से भी इस चित्र को देख सकते हैं, यहाँ पे हमें बताना है, तो मैं मान गया यहाँ से इसे चेक करने वाला हूँ। यहाँ से तो देखिए इससे अगले चित्र में ये डॉट यहाँ से यहाँ आ गया, ये आ गया, इससे अगले वाले चित्र में ये डॉट यहाँ से यहाँ आ गया, ये रहा, यहाँ से यहाँ, और इससे अगले वाले में ये डॉट यहाँ से यहाँ आने वाला है, और इससे अगले वाले में ये डॉट समझ सकते हो यहाँ से कहाँ आया डॉट यहाँ, और ये रेखा आगे खिसक गई एक डॉट, तो अब ये जो डॉट है ये यहाँ आएगा और ये वाला यहाँ खिसक जाएगा और खाली रेखा यहाँ आ जाएगी, तो यहाँ पे खाली रेखा और यहाँ पे डॉट आना चाहिए, समझ गए। तो यहाँ पे डॉट, यहाँ पे खाली रेखा, इस तरीके से देख सकते हो आप। चित्र डी मुझे दिखाई दे रहा है शायद, यहाँ पे डॉट, यहाँ पे खाली रेखा, सॉरी मैं इसे एक बार चेक कर लूँ फिर से, यहाँ पे डॉट, यहाँ पे खाली, यहाँ पे डॉट, यहाँ पे खाली रेखा, तो इसमें भी है यहाँ पे डॉट, यहाँ पे खाली रेखा, तो ये भी हो सकता है। मैं इसे एक बार चेक करता हूँ। यहाँ पे देख सकते हो आप 2 ये तीर के निशान से 2 दिए हुए हैं, इसमें भी तीर के निशान 2 हैं, लेकिन इसमें तो तीर के निशान 2 ही हैं आमने सामने, लेकिन किसी में भी ये आमने सामने सेट नहीं होंगे, हर किसी में अलग अलग होंगे, तो इसके हिसाब से ये होगा, सॉरी ये आंसर नहीं होगा इसका। आप एक बार फिर से ठीक से चेक कर लें। देखो या इससे भी चेक कर सकते हैं, ये जो यहाँ दे दिया हुआ है यहाँ पहुँच जाएगा, ये पहुँच गया, फिर ये ऊपर यहाँ पहुँच गया ऊपर, और ऊपर से ये यहाँ आएगा, और ये सिर्फ इसमें ही है यहाँ, वैसे तो इसमें भी है, लेकिन यहाँ आप डॉट भी देख सकते हो, डॉट जो है मिले हुए मिल के चल रहे हैं, तो डॉट मिल के चलेंगे, और इसमें डॉट मिल के नहीं चल रहे हैं, तो ये तो हमारा गलत हो जाएगा, ये हमारा सही हो जाएगा। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 16 में आप देख सकते हो यहाँ से सर्किल ऐसे घूमा यहाँ से, और ये चित्र बन गया इसमें, चित्र मतलब ये चित्र भर दिया गया है। अब दूसरे बार में चित्र ऐसे ये वाला घूमेगा तो चित्र भर जाएगा, तो आपका बी आंसर हो जाएगा। थोड़ा फास्ट करते हैं जिससे क्लास लंबी ना हो। 17 में देख सकते हैं आप, इस चित्र से ये चित्र बना, तो इस चित्र से कौन सा चित्र बनेगा। आप देखिए इस चित्र से जब ये चित्र बना तो ये 2 डॉट डॉट ऐसे हुए, और ये सॉरी, और ये थोड़ा ऊपर की साइड हुए, तो ऐसे इसमें करेंगे 2 नीचे की साइड और ये 2 ऊपर की साइड, तो 2 नीचे की साइड और 2 ऊपर की साइड, ये डी में है तो डी हो जाएगा। यहाँ से देख सकते हो ये जब काटा गया तो इस तरीके से ये चित्र बना हुआ है, तो इसी तरीके से इसमें दिया हुआ है, जब इसमें भी ऐसे बनेगा तो इसमें ये आपका ये हो जाएगा। 19वें में यहाँ पे त्रिभुज था, त्रिभुज के अंदर सर्किल था, अगले वाले में सर्किल बाहर हुआ, त्रिभुज अंदर हुआ, वो भी डार्क के साथ, तो इससे अगले वाले में यहाँ पे देख सकते हैं वर्ग है, वर्ग के अंदर त्रिभुज है, तो त्रिभुज बाहर होगा, और वर्ग अंदर होगा वो भी चित्र के साथ, तो त्रिभुज अंदर सॉरी वर्ग अंदर त्रिभुज बाहर चित्र के साथ, ये वाला है, ये वाला आंसर हो जाएगा। 20वें में देख सकते हैं यहाँ पे इस तरीके से चित्र से बस यहाँ पे क्रॉस 4 ये चित्र काटे गए हैं, यहाँ से 4 के बाद ही क्रॉस के चिन्ह लगा दिए गए हैं, गुना के चिन्ह, तो 3 चिन्ह के बाद 3 क्रॉस के लगने चाहिए, वो भी बिल्कुल जस्ट इनके बराबर में, तो सिर्फ ऐसा इसमें है, इसमें भी नहीं है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा 20।
चलिए किसकी तरफ, इसमें हमको बताना है कि कौन सी इनमें से आकृति इसे पूरा करेगी। तो ध्यान से देखेंगे, मतलब इसे पूरा करने के बाद यहाँ पे कौन सी आकृति लगाई कि ये चित्र पूरा बन जाए। तो आप देख सकते हो यहाँ पे इस तरीके से जो पूछा गया है, ये आपको यहाँ से इस तरीके से तो मिलेगा ही मिलेगा। तो इस तरीके से ये इसमें है और ये कटी हुई रेखा ऐसे जो है ये इसमें है, तो आपका ये आंसर हो जाएगा। इसे आप देख सकते हो, ये अगर आप देखोगे ध्यान से, तो अगर हम इसे पूरा करेंगे, इसे करने का तरीका ये अच्छा होता है कि ये सर्किल बन रहा है तो इस तरीके से आप इसे बना ले, इस तरीके से यहाँ पे पूरा हुआ, फिर ये ऐसे आएगा, ठीक है, और ये फिर ऐसे करने के बाद ये पूरा सर्किल ऐसे बनेगा। तो आप देख सकते हो जब ऐसे करेंगे, ऐसे ये हुआ ऐसे, तो मतलब ऐसे जाने के बाद ऐसे होगा, और फिर ये रेखा इस तरीके से पूरा करेगी। तो इस तरीके से ये चित्र है, देखो ये रेखा ऐसे पूरी कर रही है और ऐसा आएगा, तो ये रेखा ये रही और ये वाला ऐसे पूरा करेगा। तो ये मेरे हिसाब से चित्र आ रहा है इसमें देख सकते हैं। इसमें ऐसे करने के बाद जब इसे पूरा कंप्लीट करेंगे, इस तरीके से कंप्लीट होगा, तो ये और ये बनेगी, और ये सिर्फ इसी में है। इसे पूरा करेंगे, इसे पूरा करने के लिए ये यहाँ से ऐसे जाएगा, तो एक त्रिभुज तो हमारे पास बनेगा ही बनेगा। आप ध्यान से समझ सकते हो, देखो ये चित्र बनेगा ही बनेगा, और ये रेखा ऐसे आनी है। तो आप देख सकते हैं ये तो सिर्फ पहला ही है, तो पहला हो जाएगा। देखो दर्पण वाले में मैं आपको एक सिंपल सा फंडा बताता हूँ। दर्पण का जो चित्र है ये 25 है, ये दर्पण दिया हुआ है, इसमें 4 क्वेश्चन होता है कि ऐसा करना है कि कौन सा जो दर्पण में देखने के बाद कौन सा दिखेगा। तो दर्पण की खासियत होती है कि दर्पण में जो जितना नजदीक होता है वो उतना ही नजदीक चमकता है। तो देखिए ये एरो का निशान इस दर्पण के नजदीक है, तो ये इधर की साइड बिल्कुल इसी के पास चमकेगा। तो इसमें ये दूर है, इसमें है ही नहीं, इसमें ये नजदीक है, तो ये आंसर हो जाएगा। दर्पण में जो जितना नजदीक वो उतना नजदीक होता है। 26वें में देखिए ये चित्र नजदीक दिखेगा, और ये तीर भी इधर की साइड इधर से आता हुआ दिखाई देगा। तो ये यहाँ पे है तो, लेकिन तीर उल्टा जा रहा है, ये यहाँ पे है लेकिन तीर से आ रहा है, यहाँ पे भी है तीर से आ रहा है। तो इन दोनों में देखिए फर्क क्या है, ये अंदर की साइड है आधा सर्किल, और ये बाहर की साइड है, तो हमारा बाहर की साइड वाला आंसर हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ क्रोप दर्पण में है, तो पी, ये सारे दर्पण में चित्र उल्टे हो जाते हैं, तो पी का उल्टा होगा, यहाँ पे तो सीधा है, यहाँ पे उल्टा है, यहाँ पे उल्टा, यहाँ पे सी है, तो या तो ये होगा या ये होगा। तो PORC इस तरीके से बनेगा, PORC। इसमें PORC है नहीं, इसमें है, तो ये हो जाएगा। देखिए जो जितना नजदीक वो उतना नजदीक हो, तो ऐसा चित्र नीचे कहाँ बना हुआ है, इसी में बना हुआ है, तो बस यही आंसर हो जाएगा। ये यहाँ बना है तो यहाँ पे एक नजदीक बनेगा, ये दूर है तो यहाँ पे दूर बनेगा, ये हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 29। यहाँ पे इस तरीके से आकृति दी हुई है, ये पंचाकृति है, मतलब ये जो डॉट हल्की दी हुई है, इसे ऐसे मोड़ना है, फिर इसे इधर की साइड को मोड़ना है, मतलब ये ऐसे करने के बाद ऐसे मुड़ेगा, फिर ऐसे मुड़ जाएगा, और यहाँ पे ये पंच कर दिया जाएगा। तो हमें पंच करने के बाद बताना है कैसे बनेगा। अब देखिए इसे करने का तरीका ये है कि जहां से भी ये मुड़ा है वहां पर दर्पण समझ ले, और उसे खोलने के बाद दर्पण जैसे देखे, जैसे कहने का मतलब ये यहाँ से इधर को मुड़ा, तो यहाँ पे हम दर्पण समझ लेंगे। यहाँ पे मान लिया ये दर्पण है, जैसे मुड़ा, जब दर्पण खोलेंगे इसे तो ये दूर से दूर जाएगा यहाँ पे, ठीक है, और जब जाएगा तो ये यहाँ बनेगा, और ये वाला सर्किल इस तरीके से यहाँ आ जाएगा। और फिर जब यहाँ पे ये कट हुआ था यहाँ पे, तो हम इधर की साइड पूरा दर्पण मानेंगे ऐसे, और फिर ऐसे घुमा के देखेंगे, तो इसका जो चित्र बनेगा वो आपका ये वाला बन जाएगा, सी। ठीक इसी में ऐसे मोड़ दिया, फिर ऐसे मोड़ा, और यहाँ से ये कट कर दिया। तो जब इसे इधर की साइड खोलेंगे तो ये चित्र ऐसे ही इधर बनते हुए दिखाई देंगे, या तो ये इसमें है या इसमें है, तो या तो ये हुआ ये हुआ। आप देख सकते हो यहाँ से इधर बनेंगे, लेकिन यहाँ तो कोई चित्र है नहीं, और इसमें यहाँ पे भी चित्र दिया हुआ है, तो लेकिन हमारा ये वाला चित्र हो जाएगा, क्योंकि उसमें तो बीच में तो यहाँ पे कोई चित्र है ही नहीं। अब इसे देख लेंगे, ये ऐसे मोड़ा, फिर ऐसे मोड़ दिया, और ये पंच कर दिया। जब ये खुलेगा तो ये दूसरी साइड इधर जाएगा, और बिल्कुल ये सीधी रेखा आएगी, सीधी रेखा। तो इस तरीके से देखें, सीधी रेखा वाला, और ये दो इधर को जाएंगे, तो ये वाला हो रहा है इसके हिसाब से, तो ये हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद ये ऐसे मुड़ेगा, और ये फिर ऐसे मुड़ेगा, और यहाँ से आप देख सकते हो अगर यहाँ पे दर्पण रखा जाएगा, तो जब इसे इधर की साइड को खोलेंगे, दर्पण मान लिया यहाँ पे रखेंगे इस तरीके से, तो ये दूर बनेगी, और ये एरो का निशान जो है, तो ये तो कटिंग का निशान है कि इधर को मोड़ दिया। तो सबसे पहले ये ऐसे खोलने के बाद इधर को खोलना पड़ेगा, इधर को, सॉरी, तो दर्पण यहाँ मान लेंगे, यहाँ देखिए ध्यान से। तो जब इधर को खुलेगा तो बिल्कुल इसके जैसा चित्र यहाँ बनेगा, मतलब दो चित्र बन जाएंगे, और दो चित्र देख सकते हो, इसमें भी है और इसमें भी है, तो या तो ये या ये तो होंगे नहीं। अब देखिए जब इसे ऐसे खोलेंगे तो दो ही चित्र सेम टू सेम ऐसे बनेंगे, तो देख सकते हैं आप। हम जब देखेंगे इसमें ये वाली रेखा तो है, ठीक है, ये वाली, समझ रहे हो, इसमें ये वाली रेखा है, और इसमें और इस चित्र में क्या डिफरेंस दिखाई दे रहा है, इस चित्र में और इस चित्र में जो मेन डिफरेंस है वो ये है कि ये जो रेखा है यहाँ पे कोई भी रेखा इस तरीके से लंबी नहीं आई हुई है, और इसमें लंबी रेखा दी हुई है, तो ये तो होने का नहीं, ये हो जाएगा। चलिए अब इसमें देखते हैं क्वेश्चन नंबर 33। ये हमें बताना है, 4 चित्र दिए हुए हैं, तो कौन से में ये चित्र निहित है, मतलब कौन से के अंदर ये है, वो हमें बताना है। यहाँ पे 4 चित्र आप देख सकते हो, हमें ऐसा चित्र देखना जिसमें 4 हो जाए, तो 2 यहाँ पे त्रिभुज है और ये 2 आकृति दी हुई है। तो इस तरीके से अगर देखें तो हमारे ये चित्र सेट कर जाएगा, यहाँ पे ये इस तरीके से ये वाला बन जाएगा, और ये अंदर वाला भाग बन जाएगा, और ये 2 त्रिभुज इस तरीके से बन जाएंगे। अब इसे आप देखो तो इसमें 3 त्रिभुज हैं, तीनों त्रिभुज हमें देखने हैं। तो अगर 3 त्रिभुज देखे जाए तो ये 2 छोटे त्रिभुज तो एक ही हो रहा, और बड़ा त्रिभुज ये रहा, तो ये आकृति बन जाएगी इसकी। इसे हम देखें
तो इसके जैसे ये बना हुआ है, इसके जैसा सिर्फ इसमें है ये वाला, तो ये बन जाएगा इसका। ये 4 चित्र इसी में है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है, तो ये बन जाएगा। अब आखिरी पड़ाव की तरफ इसके क्वेश्चन नंबर 37, इसमें 4 चित्र है और 4 चित्र में से हमें बताना है ये जो आकृति है कौन से के अंदर हमें निहित है, कौन से के अंदर दिखाई दे रही है, कौन से के अंदर छिपी हुई है, वो हमें बताना है। तो 37 के अंदर देखिए ये इस तरीके से आकृति आप देख सकते हो, यहाँ पे सिंपल दिख रही है, ये इस तरीके से यहाँ पे हो जाएगी, तो इसका चित्र ये हो जाएगा। ये आकृति देख सकते हो, ये आकृति तो यहीं पे ये बनी हुई दिखाई दे रही है, ये और कहीं पे है भी नहीं है गोल, तो इसका ये हो जाएगा। ये आकृति आप देखोगे तो सही तरीके से शायद ये इसमें दिखाई दे रही है, देखिए ये वाली आकृति ऐसे और ये फिर ऐसे मुड़ा और ये वाली रेखा इधर, तो ये हो जाएगा। इसमें ये वाली आकृति देखने के लिए ज़्यादा कोई दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, इस तरीके से हुआ और ये तो इस तरीके से ये इसमें ही है। तो क्वेश्चन आपके 40 इस तरीके से आप रीजनिंग के पार्ट को हल कर सकते हैं। हर बार रीजनिंग इसी तरीके से पूछी जाती है 50 नंबर की। बच्चों अगर हमारे द्वारा दी गई क्लास आपको पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही साथ बेल आइकन दबा दें, क्योंकि हम आपकी नवोदय की तैयारी इतनी मजबूत करा देंगे कि आपका सिलेक्शन 100% हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 41 हम इसका सोल्यूशन सहित आपको बताएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 41 मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, ये मैंने क्वेश्चन नंबर 41 लिख लिया। इसे पढ़ेंगे पहले। 2 अंकों वाली प्राकृत संख्याओं की संख्या है, हमें बतानी है कि 2 अंकों वाली प्राकृत संख्याओं की संख्या कितनी है। यहाँ 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन होना है। मैं आपको इसका सोल्यूशन बताऊं तो बच्चों बताओ मुझे कि 1 से लेके 100 तक कितनी संख्या होती है। अगर 1 से लेके 100 तक बात करूं संख्याओं की तो 1 से लेके 100 तक 100 संख्याएं होती हैं, ठीक है। लेकिन हमसे पूछा है 2 अंकों वाली सभी प्राकृत संख्याओं की बतानी है, हमें प्राकृत संख्या बतानी है। तो मैं अगर बात करूं हमें 2 अंकों की बतानी हो तो एक तो 3 अंकों की इसमें 100 है, 1 से लेके 100 तक 100 है, लेकिन हमें 3 अंक की नहीं लेनी है, 1 अंक की नहीं लेनी है, हमें सिर्फ 2 अंक की लेनी है। तो 100 तो बाहर निकलेगा, तो एक संख्या तो ये बाहर निकल गई, ठीक है। और 1 से लेके 9 तक तो एक संख्या तो हमने ये बाहर निकाल दी, और 1 से लेके यहाँ पे 1 से 9 तक 9 संख्या बाहर यहाँ निकलेगी, तो हमने 9 यहाँ लिख ली। ध्यान से समझिए, 1 से लेके 9 तक तो ये बाहर हो गई क्योंकि 1 अंक की है, और ये 100 एक 3 अंक की है तो 1 ये बाहर हो गई। तो कुल मिला के हमारे पास 9 और 1 10 संख्या बाहर हो जाएंगी। तो जो संख्या बचेंगी, जो हमारे पास संख्या बचेंगी 2 अंकों की संख्या जो आएंगी, संख्या बराबर 100 माइनस 10, क्योंकि 100 तो बाहर हो गई है, 100 माइनस 10 बराबर 90। तो आपका 90 आंसर ठीक हो जाएगा। तो इसमें आप ये बी ऑप्शन करेक्ट कर सकते हैं। चलिए अब अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 42। यहाँ पे हम सॉल्यूशन सही समझ रहे हैं, आप करने के तरीके को बहुत आसानी से समझेंगे, और ये बहुत ही शॉर्ट और सिंपल मेथड है। अगर आप इसे जान गए तो आप आने वाले पेपर में बहुत आसानी से क्वेश्चन पेपर को हल कर पाएंगे, ठीक है बच्चों। एक संख्या से उसके अंकों का योगफल घटा दिया जाता है। कोई भी संख्या लेनी है, उससे उसके अंकों का योगफल घटा दिया जाता है। परिणाम स्वरूप मतलब जो हमें परिणाम मिलता है संख्या का घटाने के बाद, प्राप्त संख्या सर्वदा विभाजित होगी। यहाँ पे मैं आपको बताऊं बिल्कुल सिंपल मेथड जो है इसका, आप कुछ भी संख्या मान सकते हैं। कुछ भी संख्या मतलब कुछ भी जो आपका मन करे संख्या मान सकते हैं। अगर अंकों को घटाना है तो जाहिर है कि संख्या 1 अंक से अधिक अंकों की होगी। तो मैं 2 अंकों की कोई भी संख्या मान लेता हूं, जैसे मान लिया मैंने 12 मान लेता हूं 12। अब मुझे बताया गया है कि जो संख्या माननी है उसमें से उसके अंकों का योग घटाना है, तो उसके अंकों का योग कितना होगा, 2 और 1 3। तो मैंने 3 इसमें से माइनस कर दिया, तो ये बचेगा 9। तो हमारे पास 9 आया। और भी देख लेते हैं। मैंने मान लिया संख्या मान ली 15। अब इसमें से इसके अंकों का योग घटाएंगे तो 5 और 1 6, 6 घटा दिया तो ये भी आया 9। और बड़ी संख्या ले लेते हैं, मान लिया मैंने 27 है। 27 में से अंकों का योग घटाएंगे इसके 9 जब इसमें से घटाएंगे तो 18। तो आप यहाँ पे देख सकते हो हमारे पास ऐसे संख्या मानी 12 15 27 और इनके अंकों का योग घटाया 3 6 9। तो हमारे पास 9 9 9 और 18 आया। तो आप देख सकते हो जो हमारा परिणाम जो प्राप्त हुआ है 9 9 18, ये किससे विभाजित हो रहा है, तो ये 9 से 9 कटेगा, 9 से 9 कटेगा, 18 से 9 कटेगा। तो हमेशा किससे कट रहा है, हमेशा 9 से तो कटेगा ही कटेगा, क्योंकि 9 9 से कटता है, ये भी 9 से कटता है और ये भी 9 से कटेगा। तो हमारा आंसर 9 से हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर आंसर लिखे तो 9 से हमारा आंसर हो जाएगा, क्योंकि आप देख सकते हो ये बहुत ही सिंपल तरीके से बता दिया मैंने। उसके बाद ये क्वेश्चन 43 ध्यान से देखना है। 1/13 7 प्लस 2 गुना 5 गुना 11 प्लस 2 गुना 13, ये हमारा क्वेश्चन है। मैं आपको बता दूं कि इस चैप्टर में बोर्ड मास से कई सवाल पूछे गए हैं, 3-4 सवाल पूछे गए हैं, और मैंने बोर्ड मास की क्लासेस जो है अपने इस चैनल पर डाल रखी है। तो आप जाके बोर्ड मास की क्लासेस देख सकते हैं, वो हमारी प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। जो हमारा बेसिक पार्ट ऑफ मैथ प्लेलिस्ट है उसमें जाके बोर्ड मास की क्लास मिलेगी। वो आपको अगर वो आपने पढ़ ली, 12 या 10 या 11 मिनट की वीडियो है, उससे आप कम से कम 3 से 4 क्वेश्चन जो है सरलीकरण के
सिंप्लीफिकेशन जो आपका चैप्टर है उसके आसानी से हल कर दोगे। तो आप उस क्लास को जरूर देखें, वो आपकी बहुत हेल्प करेगी, उससे आप आसानी से सीख जाओगे। ये सवाल उसी में से है, इस तरीके के सवाल मैंने उसमें बताए हैं। तो चलिए इस सवाल को हल करते हैं। मैं एक बार फिर से बता दूं, यहाँ पे भी अगर हमारे पास एक से ज्यादा चिन्ह और ब्रैकेट हो तो सबसे पहले हम ब्रैकेटों को हल करते हैं। और अगर चिन्हों की बात करें तो सबसे पहले हम चिन्ह को, भाग को, फिर गुना को, फिर जो मैं बता रहा हूं भाग को, गुना को, ऐड को और सब्सट्रैक्ट। उसके बाद सबसे पहले हम गुना को हल करेंगे, मतलब भाग को, अगर भाग का चिन्ह है तो भाग, नहीं है तो गुना को, गुना नहीं है तो जोड़ को, और जोड़ नहीं है तो घटा को। तो सबसे पहले हम देख सकते हैं 3 चिन्ह गुना में है, 2 गुना 5 गुना 11। तो इसे हल करेंगे 1/13, 7 ऐसे लिखना पड़ेगा, प्लस 2 पंजे 10 और 10 की 11 में गुना करेंगे तो 110 आ जाएगा, प्लस 13 दूनी 26, ये 26 आ जाएगा यहाँ पे। अब इन्हें जोड़ लेंगे 1/13। तो यहाँ पे देख सकते हो 6 0 और 7, 7 और 6 13 का 3 का, हासिल लगा 1, 2 और 1 3 और हासिल वाला 1 4, 1 ये ऐसे 143 आ जाएगा। तो अगर हम यहाँ से देखेंगे 143/13 बन जाएगा। 13 से काटेंगे तो 13 कम 13 और यहाँ 1 बचेगा, 1 आगे जाएगा तो 13 कम 13, तो हमारा 11 आंसर इसमें हो जाएगा। तो यहाँ से 11 आंसर हम क्लिक कर देंगे। ठीक है, चलिए अगले सवाल पे चलिए। अब अगला क्वेश्चन 44 हल करते हैं। तो यहाँ पे मैं 44 डाल लेता हूँ, 44 मैंने लिख दिया है। यहाँ पे 6.6 और 6.06, 6.006 व 6.60606 का योगफल बताना है। तो हमें योग करना है। मैं आपको दशमलव वाले सवाल में योग बता दूं, बस आपको ये याद रखना है कि दशमलव के जस्ट नीचे बने तो 6.6। अगला सवाल लिखेंगे तो पहले दशमलव ही लगाएंगे और दशमलव के लेफ्ट वाले इधर और राइट वाले इधर। तो 0 6 इधर लिखा है और 6 इधर लिखा हुआ है। अगले वाले में 6.006 और इससे अगले वाले में दशमलव लिखी हुई है, फिर 6.006। अगर आप लिखने का ये तरीका रखते हैं तो आपका सवाल बिल्कुल हल हो जाएगा। आप चाहो तो बराबर अंक करने के लिए 0 लगा सकते हो, वरना कोई जरूरत भी नहीं है। तो यहाँ 6 से आएगा, फिर ये 6 आएगा, फिर ये 6 आएगा और फिर 6 और 6 12 का 2 का आ जाएगा, हासिल 1 लगेगा। 6 6 12, 6 3 18, 6 चौक 24, 24 और 1 25 का 5 का हासिल लगेंगे 2, 6 और 2 8। तो 85.266 आ जाएगा, 85.266। ये भी आपका बी ऑप्शन ठीक हो जाएगा। उसके बाद हल करेंगे इसमें क्वेश्चन नंबर 45। यहाँ पे मैं 45 डाल लेता हूँ। 0.0725 को सरलतम भिन्न के रूप में लिखने पर प्राप्त होता है, मतलब इसकी दशमलव हटा के इसे सरल करना है और हमें हल करना है। तो मैं आपको बता दूं, अगर दशमलव हटाएंगे तो जितने अंक होते हैं एक के पीछे उतनी 0 रखनी पड़ती है। 1 2 3 4, तो 4 0 रखनी पड़ेगी। ठीक है, हमने 4 0 रख ली। तो यहाँ पे बनेगा ऊपर 0 का कोई पहले लगी है तो मायने नहीं है। 725/1 2 3 4। अगर ये अब किसी संख्या से कटता है तो काट देंगे। तो मैं सबसे पहले इसे 25 से भी काट सकते हैं और चाहो तो तुम 5 से भी काट सकते हो। तो मैं इसे 25 से काट देता हूँ। 25 से कम 25, 25 दूनी 50, 25 दूनी 50 करने के बाद हमारे पास बचेंगे 22। ठीक है, और 25 निम्मा 225 और यहाँ पे 25 चौका 100, 25 0 0, 25 0 0। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास जो 29/400 है वो हमारा आंसर हो जाएगा, 29/400। तो 45 का 29/400 हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 45। 25 45 75 का लय से आपको बताना है। 25 45 75। तो मैं आपको बता दूं कि 25 45 75 का लय से निकालने की विधि बिल्कुल सरल और आसान विधि मैं आपको बता देता हूं। यहाँ पे हम लिख लेते हैं, यह है क्वेश्चन नंबर 46। तो मैंने यहाँ 46 को नोट कर लिया है, ये 46 आप देख सकते हैं। और यहाँ पे पूछा गया है कि 25 45 और 75 का लय से बताना है। तो आप लय से निकालने के लिए इस तरीके से जो सवाल दिया हुआ उसे लिख ले, 25 45 और 75। अब सबसे छोटी संख्या 2 3 4 इस क्रम में काटना शुरू करें। हमें पता है कि 2 से नहीं कटेगी, 3 से नहीं कटेगी, इसके क्योंकि इसके लास्ट में जो 5 आया हुआ है तो ये 5 से कटेगी। तो 5 से काट देंगे। 5 पंजे 25, 5 निम 45, 5 एम 5 और 5 पंजे 25। फिर 5 से काट देंगे। अगर 3 से कटेगी तो 3 से भी काट देंगे। तो पहले 5 से काट लेते हैं। 5 से कम 5, 9 नहीं कटेगा। 5 तिया 15। अब ये 3 से कट जाएगी। हालांकि हम 3 से ऊपर भी काट सकते थे क्योंकि 3 से 45 और 75 कट सकता था, लेकिन आगे पीछे करने से कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो अब ये 3 से कटेगा। 1 ऐसे 3 तिया 9, 3 एकम 3, 3 से फिर कट जाएगा 1 1 1, 3 एकम 3 हो जाएगा। जो नहीं कटता उसे ऐसे लिख देंगे। जब तक 1 1 1 नहीं आता तब तक काटते रहते हैं। और ये जो हमारे फैक्टर आए हैं इन्हें गुना में लिखेंगे।
और फिर इनकी गुना कर देंगे। जो इनकी गुना करने के बाद आएगा वही हमारा लैसे कहलाएगा। तो 5 पंजे 25, 25 × 75 और 75 तिया गुना कर देंगे। जब 75 की 3 में गुना करेंगे तो मैं यहाँ पैसे लिख दूं 75 गुना 3 करनी पड़ेगी। 3 पंजे 15 का 5 का हासिल लगा 1, 3 7 21 और 1 22। तो आपका 225 यहाँ पे आंसर हो जाएगा। ये आपका डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 47 ध्यान से समझेंगे, जल्दी थोड़ा सा जल्दी करने की कोशिश करेंगे। 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त प्राप्त करना है। मतलब 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या लेनी है और उसके गुणनखंड करने हैं। तो 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या आप जान सकते हो 1 2 3, ये 4 अंकों की बन गई। 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या होती है 1000, क्योंकि इसमें 4 अंक है 1 2 3 4। अब इसके अभाज्य गुणनखंड करने हैं तो गुणनखंड करेंगे, मतलब इसके फैक्टर करने हैं, तोड़ने हैं। तो फैक्टर करने की विधि ये होती है। हम इसे सबसे पहले छोटी संख्या से काट देंगे। तो 2 पंजे 10, 2 0 0 2 0 0, फिर 2 से काट देंगे 2 दूनी 4, 2 पंजे 10 2 0 0, क्योंकि 2 दूनी 4 1 बचेगा, 1 आगे चले जाएगा। 250 को फिर 2 से काट देंगे, 2 एकम 2, 2 दूनी 4 1 बचेगा, 2 पंजे 10। अभी 2 से नहीं कटेगा, 5 से कटेगा सीधा। 5 दूनी 10, 5 पंजे 25, फिर 5 से कटेगा 5 पंजे 25 और फिर 5 से कटेगा एक बार। तो ये जो यहाँ पे इसके फैक्टर आए हैं ये इसके अभाज्य गुणनखंड है। तो आप इन्हें देख सकते हो 2 2 2 5 5 5, 2 3 बार 2 आया है, 3 बार 5 आया। तो आप देख सकते हो ऐसा सिर्फ सी पार्ट में है, तो इसका सी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर हमारा 48। ये बहुत आसान सवाल है। यहाँ पे हमें 72 और 180 का मैसेज दिया हुआ है, मतलब ये संख्या दी हुई है। अगर पहली संख्या की बात करूं तो पहली संख्या है यहाँ पे 72, और अगर दूसरी संख्या की बात करूं तो यहाँ पे लिख लें हम दूसरी संख्या यहाँ पे है 180, और इनका जो मैसे है, मैसे को बोलते हैं HCF। HCF है इनका 36। तो मैं आपको बता दूं यहाँ पे एक फॉर्मूला होता है कि फर्स्ट संख्या गुना सेकंड संख्या बराबर LCM गुना HCF। कहने का मतलब पहली संख्या और दूसरी संख्या की गुना करते हैं और LCM और HCF की भी गुना करते हैं। तो यहाँ पे हमसे लैसे पूछा है, तो पहली संख्या दी हुई है, दूसरी संख्या दी हुई है, HCF दी हुआ है, तो LCM का मान निकाल लेंगे। तो अगर मैं LCM का मान निकालूं यहाँ से LCM जो आएगा फर्स्ट गुना सेकंड और HCF बटे में चला जाएगा HCF। इनका अगर मान रख दो, पहली संख्या का मान है 72 गुना 180 और इसका मान है HCF का 36। तो 36 दूनी 72 और 18 दूनी 136। तो यहाँ पे 360 आंसर हो जाएगा आपका। तो ये 360 यहाँ पे आप क्लिक कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ। ये आप देख सकते हो क्वेश्चन नंबर 49। तो क्वेश्चन नंबर 49 करेंगे, मैं यहाँ पे डाल लेता हूँ क्वेश्चन नंबर 49। तो 49 क्वेश्चन है। यहाँ पे पूछा गया है निम्न का सरलीकरण निम्न करने पर प्राप्त होगा। तो यहाँ पे मैं सवाल को लिखता हूँ 2 सहित 1/17 भाग 7/10 गुना 1 सहित 1/33। ठीक है, आप यहां से देख सकते हो। तो जब हम इसे हल करेंगे, ये भिन्न को हल करेंगे तो 17 दूनी 34 और 1 35 आ जाएगा। 35/17 भाग का चिन्ह भी ऐसे रखेंगे 7/10 और गुना 33 से कम 33 और 1 34/33। ये इस तरीके से हो जाएगा। मैंने अभी आपको बताया कि इसमें बोर्ड मास लगेगा, तो सबसे पहले भाग को हल करेंगे। ये भाग है बच्चों। अगर मैं आपको बताऊं इसमें 35/17 अगर भाग का चिन्ह है तो भाग के चिन्ह को गुना का चिन्ह बना लेते हैं और अगले वाले पार्ट को पलट के लिख देते हैं। ये तरीका होता है करने का। और फिर गुना 34/33 लिख देंगे। अब ये आसानी से हो जाएगा। यहाँ पे 10/7 लिख लिया। ठीक है, तो यहाँ से 7 पंजे 35 हो जाएगा। ये 17 दूनी 34 हो जाएगा। तो ये बनेगा आपका 5 दूनी 10 और 7 पंजे 35, 5 दही 50, 50 दूनी 100 बनेगा। सॉरी बच्चों, 100/33। और इसे अगर भाग भिन्न में हल करेंगे तो 33 3 99 होता है, बचेगा 1 और बटे 33। तो 3 सहित 1/33 आपका इसमें आंसर हो जाएगा। तो आपका ये पहला आंसर ठीक हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 50। बच्चों उम्मीद है आप आसानी से समझ पा रहे होंगे। बिल्कुल सिंपल तरीके से और बिल्कुल सरल भाषा में मैं आसानी से आपको समझा रहा हूं। तो आप ध्यान से समझते रहिए। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें बच्चों। आपके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं तो आपका फर्ज बनता है कि आप अपने टीचर्स का थोड़ा इतना तो सम्मान करें कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 50। एक रेलगाड़ी एक स्टेशन से 72 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से 2:15 बजे मतलब 2:15 PM मतलब दोपहर के बाद पर चलती है। 90 किलोमीटर दूर स्टेशन पर या कितने बजे पहुंचेगी। समय पूछ लिया गया है, मतलब टाइम पूछ लिया गया है। तो हमें पता है यहाँ पे हमें चाल दी हुई है। चाल को हम ऐसे बोलते हैं स्पीड। 72 किलोमीटर प्रति घंटा दी हुई है स्पीड। और ये यहाँ पे अगर मैं बात करूं दूरी की, दूरी को हम डी बोलते हैं। 90 किलोमीटर दी हुई है। हमसे समय पूछ लिया गया है टी बराबर क्या। तो मैं आपको बता दूं कि समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। टी छोटा लिख सकते हैं, बड़ा लिख सकते हैं। तो समय बराबर दूरी बटे चाल D/S।
तो यहाँ पे डी कितनी है 90 और एस कितनी है 72। ये 18 से कट जाएगा, 18 पंजे 90 और 18 चौक 72। तो यहाँ पे हमारा 5/4 घंटे आ जाएगा। लेकिन हमें घंटे में नहीं मिनट में बदलना है। तो अगर घंटों को मिनट में बदलना हो तो 60 से गुना करनी पड़ती है। 60 से गुना करेंगे तो 15 चौका 60 और 15 पंजे 75। तो 75 मिनट आ गई है ये। अगर आप बात करें 75 मिनट की तो 75 मिनट को कह सकते हैं हम 1 घंटा। 75 मिनट कितनी हुई 1 घंटा प्लस 15 मिनट। ठीक है, 1 घंटा 15 मिनट कह सकते हैं। अब मैं आपको बता दूं कि ये यहाँ पे ट्रेन कितने बजे चली थी 2:15। तो 2:15 पर चली थी, मतलब 2:15 पर। तो हमें इसमें हमें कितना फालतू लगा 1 घंटा 15 मिनट है ना, 1 घंटा 15 मिनट ऐसे लिख सकता हूँ। ये 1 बजे नहीं है, ये 1 घंटा 15 मिनट है और ये 2 बजे है। तो 15 30 मिनट तो ये हो जाएगी। 2 और 1 घंटे है तो 3:30 पर ये गाड़ी पहुंच जाएगी पीएम, है ना। 30:30 पीएम पर ये गाड़ी पहुंच जाएगी। ठीक है, चलिए अगले सवाल की तरफ। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 51 देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 51 यहाँ पे लिख लिया है। ये थोड़ा अलग सा सवाल है, इसमें मैं आपको इसका बहुत आसान तरीका बताने वाला हूँ। एक होल की लंबाई तथा चौड़ाई में 23 मीटर का अंतर है। अगर मैं होल की लंबाई L मान लेता हूँ, चौड़ाई B मान लेता हूँ, तो इसमें अंतर कितना दिया है L - B बराबर 23 मीटर। ये मैंने यहाँ पे लिख लिया। फिर कहा है यदि होल, यहाँ पे दिया हुआ है लंबाई जो है बड़ी है चौड़ाई से, मतलब लंबाई बड़ी है चौड़ाई से। यदि होल के फर्श का परिमाप 206 मीटर हो तो इसके फर्श का क्षेत्रफल बताना है। यहाँ पे हमें दिया हुआ है परिमाप कितना दिया हुआ है, परिमाप ध्यान से देखना बच्चों, परिमाप दिया हुआ है इसका 206। सवाल वाले ने 206 मीटर परिमाप दिया है, लेकिन आपको पता है परिमाप होता है किसी भी आयत का, क्योंकि फर्श आयत के आकार का। तो 2L + B बराबर 206। तो यहाँ से आप L + B का मान निकाल सकते हैं। L + B बराबर 2 जब भाग में जाएगा तो 206/2, 2 से काट देंगे, 2 एकम 2, 2 0 0, 2 तिया 6 मीटर। तो L + B कितना आया 103 मीटर। मैं आपको बता दूं, अगर किसी भी सवाल में L - B मतलब दो संख्याओं का अंतर और दो संख्या का योग दिया हुआ है, तो अगर बड़ी संख्या निकालनी हो तो बड़ी संख्या इसमें L दी हुई है, तो दोनों को जोड़ के आधा करेंगे, मतलब 23 को 103 में जोड़ देंगे और उसे आधा कर देंगे। तो 3 और 3 6, 2 ऐसे आ जाएगा और ये ऐसे 126/2। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं इस तरीके से 2 × 12 2 तिया 6, 63 आ जाएगा। और अगर B का मान निकालना है, छोटी संख्या का मान निकालना है, तो दोनों संख्याओं का अंतर करेंगे। तो 103 में से 23 घटा देंगे, घटा के आधा कर देंगे। मतलब बड़ी निकालनी हो तो जोड़कर आधा करते हैं, छोटी निकालनी हो तो घटा के आधा करते हैं। तो घटा के आधा करेंगे, 3 में से 3 जाएगा 0, 10 में से 2 जाएंगे 8/2। तो ये आ जाएगा 40। हमारे पास L भी आ गया और B भी आ गया। तो इसके फर्श का क्षेत्रफल पूछा है। क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुना चौड़ाई, मतलब 63 × 40। तो मैं इसकी 0 पहले लिख लेता हूं और 4 तिया 12 का 2 का हासिल लगे 1, 4 × 24 और 1 25। तो ये 2520 मीटर स्क्वायर आ जाएगा। तो यहाँ से 2520 मीटर स्क्वायर आपका आंसर हो जाएगा। तो इसका बी पार्ट हमारे पास आ जाएगा। चलिए अब अगला क्वेश्चन की तरफ ध्यान से पढ़ना है बच्चों। ये क्वेश्चन है 52वां, क्वेश्चन नंबर 52। 12 सहित 1/16 को दशमलव समतुल्य लिखना है। तो 12 सहित 1/16 मैं आपको बता दूं, अगर इस तरह का सवाल है तो हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं 12 + 1/16। ठीक है, 12 तो अलग हो जाएगा और 16 से हमें दशमलव लानी है, तो 16 से भाग करेंगे। तो हमें 16 से भाग करने के लिए दशमलव लगानी पड़ेगी। दशमलव के बाद यहाँ कितना बनेगा 10, लेकिन 10 पर चलता नहीं है, तो 1 0 बढ़ाने के बाद यहाँ 0 बढ़ानी पड़ेगी। तो यहाँ पे 100 हो जाएगा। इस तरीके से बन जाएगा 100/16 दशमलव लगाने के बाद। अब 16 से काट देंगे तो 16 × 85, 16 × 96, बचेंगे 4, तो 16 दूनी 32, फिर बचेंगे 8, 16 × 80। अब इसमें इसे जोड़ देंगे तो ये बनेगा 12.0625। ठीक है, तो ये इस तरीके से हो जाएगा। चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 53। क्वेश्चन नंबर 53 यहाँ पे कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 53 ध्यान से समझना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 8% वार्षिक ब्याज दर से साधारण ब्याज पर कितने वर्षों में 1500 रुपए 1800 रुपए हो जाएंगे। 1500 रुपए 1800 रुपए हो जाएंगे। मतलब यहाँ पे दिया हुआ है, मैं आपको बताऊं, रेट दी हुई है 8%। यहाँ पे मैंने लिख दिया है रेट है 8%। उसके बाद हमारे पास मूलधन है, मूलधन को P लिखते हैं, P है 1500 रुपए और मिश्रधन को लिखते हैं A। तो A है 1500 रुपए है ये, और मिश्रधन को लिखते हैं 1800 रुपए दिया हुआ है, A लिखते हैं। तो हमसे पूछा है यहाँ पे कितने वर्षों में, तो मैं T बराबर हमसे पूछा है तो क्या का निशान लगा लेता हूँ। इस ऐसे सवाल करने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि जो हमें दिया हुआ है वो लिख लेना चाहिए और उसके बाद सवाल को हल करना चाहिए। आपको पता है T का फॉर्मूला जो होता है, T का, मैं यहाँ से T का फॉर्मूला लिख देता हूँ। समय बराबर होता है SI × 100
बटे पी गुना आर। ठीक है, अब यहां से आप देख सकते हो हमारे पास पी भी है, आर भी है, एस भी है, लेकिन एसआई नहीं है। तो मैं एसआई की अगर बात करूं यहां पे मैं निकाल लूं, एसआई जो होता है बराबर मिश्र धन माइनस मूलधन। तो ए माइनस पी होता है, तो 1800 माइनस 1500 बराबर 300 हो जाएगा ये। तो यहां से एसआई का मान कितना रख देंगे 300, 100 यहाँ पे ऐसे ही है, और मूलधन का मान रखेंगे 1500 गुना आर का मान रखेंगे 8। तो 2 जीरो से इसकी 2 जीरो काट देंगे, 15 से काट देंगे, 15 दूनी 30 और 15 जीरो जीरो, तो कितना आ जाएगा 20 बटे 8। और 20 बटे 8 को हल करेंगे तो 2 8 दूनी 16, 16 बचेंगे 4, ऊपर लिख दिया बटे 8, 4 से काट देंगे, 4 दूनी 8, तो ये आएगा 2 सहित 1 बटे 2 वर्ष। ये वर्षों में पूछा गया है तो वर्ष लिखेंगे यहाँ पे, ये वर्ष आ जाएगा। तो 2 सहित 1 बटे 2 वर्ष आ जाएगा। ये इस तरीके से कर देंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 54 ध्यान से पढ़ना है। एक साइकिल की कीमत, बच्चों ध्यान से देखना है, सवाल बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। एक साइकिल की कीमत में 20% की घटोतरी पर उसकी खरीदारी मांग में 20% की बढ़ोतरी होती है, तो दुकान की बिक्री पर इसका क्या असर होगा। इसका डायरेक्ट फॉर्मूला है, अगर सेम कमी और सेम बढ़ोतरी दी हुई है तो इसका फॉर्मूला है एक्स स्क्वायर बटे 100। एक्स का मान वो होता है जो कमी और वृद्धि होती है, तो एक्स का मान है 20 और 20 का स्क्वायर बटे 100। तो 20 का स्क्वायर करेंगे 20 गुना 20 बटे 100, ये 0 से 0 कट जाएगी, 2 दूनी 4, ये 4 आंसर आ गया। अब आपको याद रखना है कि 4 जो आता है, जो इसका आंसर आता है वो हमेशा कमी में आता है, तो 4% की यहाँ पे कमी आ जाएगी। इस फॉर्मूले में जब भी आती है कमी आती है तो आप ध्यान रखेंगे कि हमेशा ही कमी होगी। अगर सेम अंकों की वृद्धि कर रहे हैं, मतलब 10 की वृद्धि 10 की कमी, 20 की वृद्धि 20 की कमी, 30 की वृद्धि 30 की कमी, तो आप एक्स स्क्वायर बटे 100 लगा सकते हैं। एक्स का मान जो वृद्धि या कमी दी हुई है वो होता है, तो यहाँ पे जो आंसर आता है वो हमेशा कमी में ही मतलब कमी में ही आता है। ठीक है बच्चों, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। ये फिर से सरलीकरण का सवाल पूछ लिया गया है, तो सरलीकरण के सवाल को ध्यान से पढ़ेंगे। मैंने आपको बता दिया कि ये क्लास हमारे उस पर पढ़ी है, बोर्ड मास चैप्टर पर। चलिए मैं इसको इसी में आसान तरीके से इसी में करा देता हूँ, आप इसी में देखते हैं इसे। यहाँ पे सबसे पहले ब्रैकेट को हल करेंगे, तो जब इसे हल करेंगे b 5 से भाग करेंगे तो 4 आ जाएगा। ठीक है, इसे हल करेंगे 8 से, तो 8 दूनी 16 आ जाएगा। ठीक है, इसे भाग करेंगे तो ये 2 आ जाएगा, 5 दूनी 10। तो हमारा जो बचेगा, फिर 4 के भाग भी बाहर 2 है, तो जब इन दोनों को हल करेंगे तो 2 दूनी 4, 2 आ जाएगा। फिर प्लस का चिन्ह मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, 2 प्लस, और ये 2 ऐसे ही है, 2 की गुना हो जाएगी इसमें, तो 2 दूनी 4 प्लस यहाँ पे लिखा हुआ है 2 पंजे 10, 2 और 3 और 2 5, 5 दूनी 10, ये इस तरीके से आ जाएगा। तो 4 और 2 6 और 2 4 10 16, तो इसका आंसर 16 इस तरीके से आ जाएगा। आप देख सकते हो, मैंने आपको इसमें आसानी से बता दिया है। देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 56, मैं आपको एक छोटी सी मिस्टेक बता दूं। मैं जब ये क्लास बना रहा था तो हमारी वीडियो जो बीच में ही रुक गई, और मैं ये जो सवाल हैं ये करता चला गया और वीडियो हमारी बनी नहीं, ये मुझे बाद में पता चला। तो अब मैं जब ये मैंने कर ही लिए हैं तो मैं अब इन्हीं में से आपको समझा दूंगा, ये आपको समझ में आ जाएंगे। ठीक है, मैंने ये वीडियो बनाते समय ही किए थे, लेकिन हमारी मोबाइल की मिस्टेक की वजह से कैमरे में कभी कभी थोड़ा इश्यू आ जाता है, उसकी वजह से मैं सारे क्वेश्चन यहाँ से 56 से लेकर 60 तक पूरे कर लिए, लेकिन हमारी वीडियो में नहीं आए। अब मैंने दोबारा बना रहा हूँ, तो आप ये पहले से लिखे हुए हैं, आप यहीं से समझिए इसे, और ये आसानी से आपकी समझ में आ जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 56, जैसा कि आप देख सकते हैं, 600 रुपए की एक राशि साधारण ब्याज पर 4 वर्ष में 720 हो जाती है। यदि ब्याज की दर 2% अधिक कर दी जाए तो राशि 4 वर्ष में कितनी हो जाएगी। हमसे पूछ रहा है कि जो मूलधन 600 रुपए, वर्ष इतने और मिश्र धन ये, इस पर जो भी हमारी दर आएगी, अगर उसमें भी हम 2% की वृद्धि कर दे और वर्ष 4 ही रहे, तो हमारी जो राशि है मतलब मिश्र धन कितना हो जाएगा। राशि कितनी हो जाएगी का मतलब मिश्र धन पूछ रहा है, क्योंकि राशि कितनी हो जाएगी का मतलब यह है कि जो हमने मूलधन दिया है वो भी, और जो साथ में ब्याज मिला है वो भी हमें बताना है। तो यहाँ से सबसे पहले ऐसे सवालों में जो भी दिया है उसे लिखना चाहिए। तो मैंने यहाँ पे लिख लिया मूलधन 600 रुपए, समय 4 वर्ष और मिश्र धन 720। मूलधन को P से रिप्रेजेंट करते हैं और मिश्र धन को A से। तो जो SI आता है वो मिश्र धन माइनस मूलधन होता है, तो मिश्र धन में से मूलधन घटा दे, 120 रुपए आपका SI आ जाएगा। हमें निकालनी है यहाँ पर रेट, क्योंकि रेट के बिना हम बता ही नहीं सकते कि 2% की वृद्धि कैसे होगी। तो 2% अधिक तो तभी करेंगे जब हमें रेट पता हो। तो रेट निकालने का फॉर्मूला, रेट बराबर होता है SI गुना 100 बट्टे P गुना T, क्योंकि हमारे पास फॉर्मूला होता है SI बराबर PRT बट्टे 100। तो यहाँ से SI का मान यहाँ से 120 रख दिया, 100 का मान यहाँ से रख दिया, P का मान 600 रुपए यहाँ से रख दिया, और T 4 वर्ष यहाँ से रख दिया। ये 2 जीरो, इन 2 जीरो से हमने काट दी है, और उसके बाद हमने 4 से 120 को काट दिया, 4 तिया 12 30 बार,
और जब 30 कटेंगे 6 से तो 5 बार कटेगा, तो 5% हमारी दर आ गई। उसके बाद हमसे कहा कि यदि दर को 2% बढ़ा दे, तो दर को हम भी 2% बढ़ा देंगे। अगर 2% दर बढ़ाएंगे तो 7 हो जाएगी। अब दर हमारे जो है वो 7% है और हमें अपनी राशि बतानी है, मतलब मिश्रधन बताना है। तो राशि बताने के लिए हमें ब्याज पता होना जरूरी है। हमारे पास मूलधन 600 रुपए है, तो हम यहाँ से SI निकाल देंगे। देखिए ध्यान से बच्चों, अगर यहाँ से मैं SI निकालू तो SI का फॉर्मूला फिर PRT/100, P की जगह 600 ही हमारा वही पुराना वाला मिश्र मूलधन रहेगा, R की जगह 7, क्योंकि यहाँ पे हमारी बढ़कर 7 हो गई है रेट, और समय 4 वर्ष बटे 100। 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, 6 7 42, 42 चौका हम यहाँ पे करेंगे तो 42 और 4 की गुना करी 168, मतलब हमारा 168 जो रुपए, ये 168 रुपए आया है। ये 168 रुपए हमारे पास जो आया है ब्याज आ गया है। और हमारे पास मूलधन कितना था 600 रुपए, तो हमारे पास जो टोटल राशि हो जाएगी वो 768 रुपए हो जाएगी। इसी वजह से हमने यहाँ पे 768 रुपए ये लगा दिया है। एक बार आप इसे देख सकते हैं दोबारा से, 768 इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। इस क्वेश्चन का भी सॉल्यूशन यहाँ पे पहले ही कर दिया है, क्योंकि ये क्लास हमारी बीच में ही रुक गई थी, इस वजह से ऐसा हो गया है बच्चों, सॉरी उसके लिए। लेकिन इससे आपको ये भी फायदा हो जाएगा कि अब आपका टाइम बच जाएगा। सॉल्यूशन करा हुआ है मैंने पहले ये, हालांकि क्लास बनाते समय ही किया था, लेकिन मिस्टेक की वजह से ये हमारी क्लास बन नहीं पाई ठीक से, तो इस वजह से अब इसी पे मुझे टाइम बच जाएगा, आपको भी, और आपको सॉल्यूशन भी आराम से समझ में आ जाएगा। चलिए मैं इसे पढ़ता हूँ, बिल्कुल ध्यान से समझेंगे। इस तरह का सवाल एक 100% पेपर में पूछा जाएगा, 100% श्योरिटी है। एक न एक सवाल ये जो भिन्न के तौर पर है ये पूछा जाता है। चलिए इसे पढ़ते हैं। एक तार 2 सही 3/4 मीटर लंबा है, वह 2 भागों में टूट जाता है। एक भाग दूसरे भाग से 5/8 मीटर बड़ा है। तार के बड़े भाग की लंबाई है, हमें बतानी है। तो इसमें हमें तार की लंबाई तो पता है टोटल, लेकिन तार के जो 2 भाग है उनकी लंबाई नहीं पता। तो मैंने पहले भाग की लंबाई x मान ली। अब जाहिर है जब पहले भाग की लंबाई x है तो दूसरे भाग की लंबाई यहाँ पे बताया गया है कि 5/8 बड़ा है, तो इसमें 5 + 8 जोड़ दिया, तो ये मैं मान लेता हूँ ये x मीटर है। तो ये कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगी टोटल x + 5 मीटर, ये दूसरा भाग जो आ जाएगा। अब सवाल के अनुसार प्रश्नानुसार लिखना पड़ता है। प्रश्नानुसार कहा गया है जो तार की लंबाई है, तार की लंबाई जो है 2 सही 3/4 मीटर है। यहाँ पे सवाल के हिसाब से ये दी हुई है, और हमारे हिसाब से अगर तार की लंबाई देखेंगे हम, तो हमारे हिसाब से तार की लंबाई एक ही है, तो दोनों को हमने भी यहाँ पे जोड़ दिया। x और x 2x, 5/8 ऐसे ही रखा, 4 दूनी 8 3, 11/4 कर दिया। 2x ऐसे ही रखेंगे क्योंकि हमें x का मान निकालना है, क्योंकि हमने तार की जो लंबाई है, पहले तार की लंबाई x मीटर मानी है, यहाँ पे मैंने शॉर्ट में ही लिख दिया था। तो पहले तार की जो लंबाई x मीटर मानी है, तो हमें x का मान निकालना है, और अगर x का मान निकालना होता है तो हमें x को अकेला करना पड़ता है। तो x को अकेला करने के लिए हमें 5/8 को बराबर से दूसरी साइड ले जाना पड़ेगा, तो ये प्लस का यहाँ पे माइनस का हो जाएगा। हमने यहाँ 4 और 8 का एलसीएम लिया, 8, 4 से जब भाग करेंगे 8 को 2 आएगा, 2 की गुना 11 में हो जाएगी, 11 दूनी 22, 8 एकम 8 और 5 एकम 5, 11 22 में से 5 जाएंगे 17, 17/8 आपका बचेगा। ये 2x का मान आया है, हमें x का मान निकालना है, तो 2 गुना में 2 को भाग में ले जाएंगे, 17 ऐसे ही है, 8 गुना 2 बनेगा, तो 17/16 ये x का मान आ जाएगा। आप इसे x मीटर, इतने मीटर भी कह सकते हैं, ठीक है। उसके बाद जो हमसे पूछा है उस पर ध्यान देंगे बच्चों। ये मैंने आपके सामने पूरा यहाँ पे सॉल्यूशन रख दिया है, आप सवाल को भी ध्यान से देख लेंगे। सवाल ये मैं थोड़ा इस तरीके से कर देता हूँ, आप सॉरी, यहाँ पे इस तरीके से सवाल भी आपको जो दिखता रहे, ये आपका सवाल है यहाँ पे, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे क्या निकाल दिया, x का मान निकाल दिया ये इतना। लेकिन हमसे जो पूछा है वो बड़े भाग की लंबाई पूछी है, और जो बड़ा भाग है वो हमारे पास सेकंड भाग है। यहाँ पे आप देख सकते हैं बड़ा भाग कौन सा हमारे पास, सेकंड भाग है, और सेकंड भाग था हमारा x + 5/8, x की जगह 17/16 यहाँ से रख दिया, और इन दोनों का एलसीएम कितना आ गया हमारे पास 16। तो 16 जब एलसीएम लिया तो 16 से 16 एक बार घटा और 17 में गुना हो गई, 17 आएगा, 8 से 2 बार, 5 दूनी 10 हो जाएगा, तो ये बनेगा 27/16। 27/16 को लिख सकते हैं 16 एकम 16, क्योंकि 16 दूनी 32 होगा तो ज्यादा बार चलेगा नहीं, तो 16 एकम 16 बचेंगे 11, 11 ऊपर 16 नीचे, तो 1 सहित 11/16 मीटर आपका इसमें आंसर हो जाएगा, जो हमारा आंसर पहला दिया हुआ है, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 58 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 58 आपको बहुत ही ध्यान से देखना है, ये महत्वपूर्ण सवाल है, ये भी क्वेश्चन नंबर 58, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 58 के लिए मैं आपको एक बार इसे सही तरीके से करके दिखाता हूं। देखिए क्वेश्चन नंबर जो 58 है थोड़ा सा अलग है, तो मैं इसे एक बार आपको सही तरीके से समझा दूं। इसमें जो आपसे पूछा गया है, एक शीशे के घन जिसकी भुजा 6 सेंटीमीटर है को पिघलाकर 27 एक समान घन बनाए जाते हैं। इस प्रकार बने प्रत्येक छोटे घन की भुजा बतानी है। तो ऐसे सवालों में जो आपको सबसे जरूरी बात है वो ये याद रखनी है कि अगर हम किसी चीज को एक चीज से दूसरी चीज में परिवर्तन करते हैं, जैसे यहाँ पे कहा गया है कि एक घन को छोटे छोटे घनों में बदल दिया गया, मतलब बड़े घन का छोटे घनों में परिवर्तन हो गया है, या हम कहें कि छोटे घनों का बड़े घनों में परिवर्तन हो गया है। कुल मिला के हम एक तरह की चीज को दूसरी तरह की चीज में बदले तो जो उन चीजों का आयतन होता है वो नहीं बदलता। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, मान लिया हमारे पास एक गिलास में पानी है,
तो मान लिया पानी हमारे पास 500 ग्राम है, तो अगर हम उसे बाल्टी या किसी टब में डाल दे तो उसका आयतन नहीं बदलता, वो 500 ग्राम ही रहता है। तो ऐसी जगह हम वस्तु का आयतन जो हमारे पास वस्तु है, जिस भी चीज के हम आयतन की बात कर रहे हैं, उसका आयतन नहीं बदलता। तो यहाँ से जो शीशे का घन है जिसकी भुजा 6 सेंटीमीटर, अगर उसे 27 छोटे घनों में तोड़ देंगे तो उसका आयतन नहीं बदलेगा, मतलब बड़े घन का जो आयतन है वो 27 छोटे घन के बराबर रहेगा। ठीक है, तो मैं मान लेता हूं बड़े घन की भुजा ए 6 सेंटीमीटर दी हुई है, छोटे घन की भुजा बतानी है तो छोटे घन की भुजा मैंने ए सेंटीमीटर मान ली। अब जैसा कि मैं कह रहा हूं कि जो हमारे पास दोनों घन है उनका आयतन नहीं बदलता, तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ 27 छोटे घन का आयतन बराबर बड़े घन का आयतन। तो छोटे घन का आयतन का फॉर्मूला होता है घन का a की घात 3, 27 की गुना है क्योंकि 27 आयतन है, और बड़े घन का भी a की घात 3, क्योंकि यहाँ बड़े घन की भुजा a मानी है, छोटे की छोटा a मानी है। तो 27 गुना a क्यूब बराबर a का मान रख दिया 6 की घात 3। 27 बटे में जाएगा क्योंकि ये गुना में है, क्योंकि हमें a का मान निकालना है। तो 27 जब भाग में जाएगा 27, तो यहाँ से 2 से 3 से काट देंगे, 3 दूनी 6 और 3 से कटेगा 27 9 बार, फिर 3 से 9 3 बार और 3 से ये 6 2 बार। तो 2 दूनी 4 दूनी 8, मतलब ऐसे समझ सकते हैं 2 की घात 3 आ गई। अब 8 भी समझ सकते थे, इसे 2 की घात 3 भी कह सकते हैं, यहाँ से दोनों तरीके से कर सकते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हो 1 की घात 3 है, 2 की घात 3 है। तो ऐसे सवालों में अगर इसे बोलते हैं बच्चों आधार, ये आधार है और ये घात है। अगर घात समान हो तो आधार बराबर रख देते हैं, और आधार समान हो तो घात बराबर रख देते हैं। यहाँ पे हमारे पास क्या है, आधार घात जो है समान है तो a बराबर 2 हो जाएगा। यहाँ पे इसे बराबर रख देंगे तो a बराबर 2 सेंटीमीटर आपका आ जाएगा। इसी तरीके से यहाँ 2 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ठीक है बच्चों, चलिए अब अगले सवाल की तरफ चलते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं अब जो अगला हमारा सवाल है वो सवाल है ये 59 में 2100 के अभाज्य गुणनखंड बताने हैं। तो यहाँ पे आप 2100 को लिख ले और सबसे छोटी संख्या जो भी है 2 से काटना शुरू करें। सबसे शुरुआत हम 2 से ही करते हैं, उसके बाद बढ़ते बढ़ते जाते हैं। तो हमने 2100 लिख लिया, 2 से जब काट देंगे इसे तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, मैं थोड़ा ठीक से कर लूँ अभी आपके अच्छी तरीके से समझ में आएगा। तो जब 2 से काट रहे हैं, 2 एकम 2, एक पे पहाड़ा चलेगा नहीं तो 0 उतारेंगे तो 0 लगानी पड़ेगी, 2 पंजे 10 और 2 0 0, फिर 2 पंजे 10, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, फिर ये कटेगा 5 से, 5 एकम 5, फिर 2 पे चलता नहीं तो 0 लगाने के बाद 5 का उतारते हैं तो 25, 5 पंजे 25, फिर ये कटेगा 5 से, 5 दूनी 10, 5 एकम 5, 3 से कटेगा 7 बार और 7 से कटेगा 1 बार। जब तक 1 ना आए तब तक इसे करते रहते हैं। ठीक है, अब ये जो है अभाज्य गुणनखंड है, तो आप देख सकते हो 2 2 बार आया है, 5 2 बार आया है, 3 और 7 आया है, तो 2 2 बार, 3 और 5 3 1 बार, ये रहा 5 2 बार, 7 1 बार। तो इसका अभाज्य गुणनखंड ये हो जाएंगे। चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 60। ठीक है, ये भी मैंने इसी पे कर लिया था, तो हम इसी पे इसे ठीक से देख लेंगे, बिल्कुल ध्यान से समझना है, बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। यहाँ पे कहा गया है एक कमरे की लंबाई 15 मीटर है, इसके संपूर्ण फर्श पर 15 सेंटीमीटर गुना 12 सेंटीमीटर विमाओं की 7500 टाइलें लगती है, कमरे की चौड़ाई बतानी है। तो मैं मान लूं यहाँ पे कमरे की चौड़ाई मैं मान लेता हूँ, यहाँ पे लिख रहा हूँ बच्चों कमरे की चौड़ाई आप b मान ले, b मीटर। कमरे की चौड़ाई कितनी मान ली हमने, b मीटर। तो मैं आपको बता दूं, अगर ऐसे सवालों में टाइलों की संख्या निकालनी होती है तो जो टाइलों की संख्या होती है जहां पे हम टाइल लगा रहे हैं उस क्षेत्र का क्षेत्रफल और टाइलों का क्षेत्रफल। तो हम लगा रहे हैं फर्श पे टाइल, तो फर्श का क्षेत्रफल बटे टाइल का क्षेत्रफल। ऐसे सवाल मैंने जो नवोदय विद्यालय की जो इम्पोर्टेंट क्लासें हैं, भाग 1, 3 इस तरीके से करके कराई थी, उसमें इस तरीके जो इम्पोर्टेंट सवाल है वो मैंने बताए थे, और इस तरह के सवाल 2-3 बार हमने रखे हैं और पेपर में पूछे भी गए हैं। तो आप इस तरह के सवाल को ध्यान से करें, और आप हमारी चाहो तो उन क्लास को भी देख सकते हैं, जिससे आपकी तैयारी मजबूत हो जाए। तो चलिए फिलहाल इस पर बात करते हैं। तो टाइलों की संख्या जो आती है, जिस क्षेत्रफल हम क्षेत्र लगा रहे हैं टाइल, वो क्षेत्रफल ऊपर, और जो भी चीज लगा रहे हैं टाइल, ईंट, पत्थर, उसका क्षेत्रफल नीचे। हमें जो बात ध्यान रखनी होती है वो ये होती है कि जो यहाँ पे यूनिट दी हुई है वो बराबर हो। यहाँ जैसे मतलब यहाँ पे मीटर है, यहाँ सेंटीमीटर है, तो या तो आप इसे मीटर से सेंटीमीटर में बदले या इनको सेंटीमीटर से मीटर में बदले। ठीक है, अब टाइलों की संख्या यहाँ पे 7500 दी हुई है, बराबर फर्श का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुना चौड़ाई। तो लंबाई यहाँ पे 15 है और चौड़ाई मैंने b मान ली। उसके बाद जो ये 15 है ये मीटर में है, तो सेंटीमीटर में बदलने के लिए 100 से गुना कर दी, और बटे में टाइल का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुना चौड़ाई। तो 15 गुना 12, 15 से 15 काट दिया जाएगा। यहाँ पे b का मान अगर निकालना है तो 12 भाग में है, गुना में जाएगा, 100 भाग में आ जाएगा, तो गुना में चला गया और 100 भाग में आ गया। 2 0 से 2 0 काट दे, तो यहाँ पे हमारा जो आंसर आया 75 गुना 12। आप देख सकते हो सारा सवाल जो है इस टाइम सेंटीमीटर में चल रहा है, तो अगर हमें मीटर में बदलना हो तो 100 से भाग करनी पड़ती है। इस वजह से मैंने मीटर में बदलने के लिए 100 से भाग कर दिया, फिर मैंने 25 से काट दिया, 25 चौका 100, 25 थी 75, और 4 से 12 काट दिया, 4 तिया 12 और 3 तिया 9। तो हमारे आंसर 9 मीटर आ जाएगा। तो आप इस तरीके से इन सवालों को कर सकते हैं। तो मैं आपको इसे करने का तरीका और सही तरीके से आप कैसे इसे हल कर सकते हैं छोटे टाइम में, बिल्कुल सही ऐसे ही बताऊंगा। तो सबसे पहले हम इसे पढ़ते हैं, इसमें क्या लिखा हुआ है क्या नहीं। यहाँ देखते हैं
जो आपके नवोदय विद्यालय में किस तरीके से हिंदी आती है वो पढ़ लेंगे। इस खंड में 4 अनुच्छेद हैं, प्रत्येक अनुच्छेद पर 5 प्रश्न हैं। प्रत्येक अनुच्छेद को सावधानी से पढ़ें और उसके नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दें। प्रत्येक प्रश्न के लिए 4 संभावित उत्तर दिए गए हैं, जिसकी क्रम संख्या ABCD है। इनमें से केवल एक उत्तर ही सही है। सही उत्तर चुनें और अपने उत्तर को दर्शाने के लिए OMR उत्तर पत्रिका में प्रश्न की संगत संख्या के सामने वाले वृत्त को काला करें। बच्चों, मैं आपको बता दूं कि इससे पहले हम मैथ का सॉल्यूशन, रीजनिंग का सॉल्यूशन आपको दे चुके हैं। उन दोनों क्लास की वीडियो हम आपके सामने ला चुके हैं। आप चाहो तो उन्हें भी देख सकते हैं। हमने उसमें पूरा सॉल्यूशन भी कराया है और उत्तर पुस्तिका के जो हमारे क्वेश्चन बुकलेट थी उसके आंसर भी डायरेक्ट डाले हैं और उसका सॉल्यूशन भी है, तो आप वहां भी जाके देख सकते हैं। ठीक है, अब अनुच्छेद 1 को शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दे और हम बेल आइकन को दबा दे, क्योंकि हम आपके लिए ऐसी अच्छी क्लासेस लेकर आते रहते हैं और आपको फायदा होगा अपनी तैयारी में। तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और हमसे जुड़ जाएं अपनी तैयारी को बेहतर बनाने के लिए। अगर किसी के नंबर अच्छे हैं इस साल, जिसने पेपर दे दिया है, तो उसके लिए तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर किसी के नंबर अच्छे भी नहीं है तो घबराने की जरूरत नहीं है। आप हमारे चैनल से जुड़े, हम आपकी तैयारी को बहुत ही बेहतर बना देंगे अगले पेपर तक। तो आप चैनल से जुड़ के हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा के हमसे जुड़ सकते हैं, जिससे आपकी तैयारी बेहतर बन जाए। चलिए अब हम इसे करने का तरीका देखते हैं। सबसे पहले हमें करना क्या है, पैराग्राफ को एक ही बार में बिल्कुल अच्छे से पढ़ना है। कोशिश करें कि एक ही बार में ऐसे पढ़ लें कि दोबारा पढ़ने की जरूरत ना पड़े। उससे क्या होगा कि आपका टाइम बचेगा। तो एक ही बार में पैराग्राफ को बहुत अच्छे से पढ़ लें, जिससे हमें दोबारा पढ़ने की कोई जरूरत महसूस ना हो। और ध्यान रहे कि पढ़ते समय दिमाग थोड़ा इतना लगाए कि इसे बिल्कुल ऐसी रफली हिंदी की तरह ना पढ़े, जैसे यह रविवार का दिन है, हरीश पार्क में अपने मित्रों के साथ, इस तरीके से पढ़ के बहुत जल्दी से खत्म ना करें। अच्छे तरीके से पढ़े, कम समय में और बिल्कुल सटीक तरीके से। देखिए, ध्यान से पढ़ेंगे। करने का सबसे अच्छा ही तरीका है, दिमाग में रहे तो अच्छी बात है, नहीं तो फिर जब क्वेश्चन पढ़ोगे फिर ऊपर जाना पड़ेगा। तो ऐसा पढ़ने की जरूरत ना पड़े तो बहुत बेहतर है। चलिए पढ़ते हैं। यह रविवार का दिन था। हरीश पार्क में अपने मित्रों के साथ खेल रहा था। निकट में एक तालाब था। हरीश तैरना चाहता था। वह छपाक के साथ तालाब में कूद गया। तालाब के दूसरे छोर पर पानी में कुछ बत्तखें थीं। हरीश ठंडे पानी और हल्की धूप का आनंद लेते हुए तैरा। अचानक उसने जोर की आवाज सुनी और पानी छितर गया। उसने चारों तरफ देखा कि कहीं किसी ने तालाब में गोता तो नहीं लगाया। उसे कोई दिखाई नहीं दिया। अब इसके सामने 5 प्रश्न हैं। पांचों प्रश्न को ध्यान से देखेंगे। यहाँ आपके सामने मैं इस तरीके से प्रश्न रखता हूँ। आसान प्रश्न है। एक आध कोई प्रश्न थोड़ा ठीक से पूछा जाता है, वरना आसानी प्रश्न पूछे जाएंगे सारे पैराग्राफ में। चलिए देखते हैं। हरीश पार्क में अपने, यहाँ खाली स्पेस छोड़ दिया गया है, बताना है कि मित्रों, सहपाठियों, भाइयों, सहपाठियों, मित्रों, टोली के साथ खेल रहा था। तो हरीश, आपको पता होना चाहिए कि हरीश किसके साथ खेल रहा था। हरीश अपने मित्रों के साथ खेल रहा था। मैं आपको यहाँ पे दिखा भी दूं, हालांकि देखने की जरूरत नहीं है। हरीश पार्क में अपने मित्रों के साथ खेल रहा था। तो एक ही बार में समझ जाएंगे किसके साथ खेल रहा था, मित्रों के साथ। ठीक है। हरीश फिर स्पेस छोड़ दिया। तैरने के लिए, मछली पकड़ने के लिए, बत्तखों का पीछा करने के लिए, स्नान करने के लिए तालाब में कूदा। तो हरीश, तुम्हें पता, हरीश तैरना चाहता था, इस वजह से वो तालाब में कूदा। तैरने के लिए इसका आंसर हो जाएगा। आप यहाँ भी देख सकते हो, हरीश तैरना चाहता था, इसी वजह से तालाब में कूदा हो। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन। अब मुझे ये थोड़ा नीचे करना पड़ेगा। इस तरीके से 5 के 5 क्वेश्चन मैं आपके सामने यहाँ पे 5 के 5 क्वेश्चन लेकर आया हूँ। आप देख सकते हो, मौसम था, मतलब मौसम बहुत गर्म था, थोड़ा गर्म था, बहुत ठंडा, ठंडा और वर्षा वाला। तो मैं आपको बता दूं, जब हरीश पानी में कूदा था तो हल्की धूप, ठंडा पानी और हल्की धूप का आनंद लेते हुए तैरा। उसमें एक हमारी, देखिए लाइन में आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे, हरीश ठंडे पानी और हल्की धूप का आनंद लेते हुए तैरा। तो आपको खुद ही दिमाग लगाना है, कॉमन सेंस। जब ठंडा पानी था और हल्की धूप थी, तो अब मुझे बताइए कि मौसम बहुत गर्म था। अगर हल्की धूप होगी तो बहुत गर्म तो होगा नहीं, थोड़ा सा गर्म था, बहुत ठंडा, ठंडा और वर्षा वाला, तो थोड़ा गर्म था, क्योंकि हल्की धूप थी तो थोड़ा गर्म मौसम था। आगे देखें। तालाब में और कौन था? कुछ बत्तखें, 2 लड़के, हरीश के मित्र, मछुआरे। तो आपने इसमें पढ़ा था कि तालाब के दूसरे छोर पर कुछ बत्तखें तैर रही थी, इस तरीके से हमने पढ़ा था। तो तालाब में क्या था? कुछ बत्तखें थी। आगे देखें। गोता लगाना शब्द का वैसा ही अर्थ है जैसा, मतलब इसका अर्थ बताना है। इसे आप समानार्थी शब्द कह सकते हैं और पर्यायवाची शब्द भी कह सकते हैं। तो गोता लगाने का मतलब क्या है? फिसलना, गिर जाना, कूदना, चढ़ना। आप देखते हो जब भी गोता लगाया जाता है तो पानी में कूदना पड़ता है। फिसलना तो फिसलना ही है, गिरना, गिर जाना अलग है, और चढ़ना भी अलग है। तो कूदने का मतलब जैसे हम सिंपली कूदते हैं, ऐसे ही हम पानी में कूदने को गोता लगाना कहते हैं। तो यहाँ पे कूदना मतलब गोता लगाना।
ठीक है, ये पैराग्राफ आपका आया था। चलिए अब इसे पढ़ते हैं। इस पैराग्राफ को ध्यान से पढ़ेंगे, थोड़ा ये इससे पहले वाले से बड़ा है, ध्यान से पढ़ना है बिल्कुल। ठीक है बच्चों, सांप रेंगने वाले कहे जाने वाले प्राणियों की श्रेणी में आते हैं, बिल्कुल अच्छे से पढ़ना है। इस समूह में मगरमच्छ, छिपकलियां और कछुओं को भी शामिल किया जाता है। सांप वनों, मरुस्थलों और झीलों आदि सभी जगह पाए जाते हैं। वे साल भर बर्फ से ढके रहने वाले स्थानों में जीवित नहीं रह सकते। सांपों की दृष्टि बहुत कमजोर होती है, दृष्टि बहुत कमजोर होती है, ध्यान से रखना। क्षति से बचने और भोजन पाने के लिए वे अन्य इंद्रियों का उपयोग करते हैं। कुछ सांप अपनी नाक से सूंघते हैं, पर अधिकतर वे जीभ से सूंघते हैं। सांप का शरीर कोशिकाओं की परतों से बनी सल्कों से ढका रहता है। वर्ष में कई बार सांप अपनी मृत चमड़ी की बाहरी परत छोड़ देते हैं। उसके नीचे की कोशिकाएं तुरंत बाहरी परत का निर्माण कर देती है, जो सांप की सुरक्षा करती है। ठीक है, ध्यान से देखेंगे। हम इसके आंसर सही से क्वेश्चनों को पढ़ेंगे और सही से आंसर देंगे। ठीक है, देखिए 66, सांपों को फिर खाली जगह छोड़ दिया गया, कहा जाता है छिपकली, सल्क, रेंगने वाला, कछुआ। तो सबसे पहले हमने इसमें पढ़ा था कि सांप जो है रेंगने वाले प्राणी है। इस तरीके से हम यहाँ में भी आपको दिखा दूं, सांप रेंगने वाले कहे जाने वाले प्राणियों में से एक है। तो सांप क्या है? रेंगने वाले। अगर आप ठीक से पढ़ लेते हो तो क्वेश्चन का जवाब देना कोई मुश्किल नहीं है, बिल्कुल ठीक से पढ़ना है। सांप कहाँ जीवित नहीं रह सकते? अभी इसमें हमने पढ़ा था सांप जो है बर्फ वाले स्थानों पर जीवित नहीं रह सकते। तो यहाँ पे बर्फ जमे स्थानों आपका आंसर हो जाएगा। इसमें भी आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे भी आपको आसानी से मिल जाएगा। यहाँ देख सकते हैं, वे साल भर बर्फ से ढकने वाले स्थानों में जीवित नहीं रह सकते। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। यहाँ पे दिख नहीं रहा तो मैं इस तरीके से कर दूं। सांपों का या की कमजोर होती है। सांपों का क्या कमजोर होता है? सांपों की दृष्टि कमजोर होती है। ठीक है, सांपों की दृष्टि बहुत कमजोर होती है, हमने इसमें पढ़ा। तो सांपों की दृष्टि बहुत कमजोर होती है। आगे देखते हैं, को चोट लगाने से बचाता है, बचाती है। जीभ, सल्क, मृत चमड़ी, नाक। यहाँ पर हमने थोड़ा सा सल्क के बारे में पढ़ा था, मैं आपको एक बार इसे फिर से पढ़ के दिखाता हूँ। कुछ सांप यहाँ से पढ़ेंगे। सांप का शरीर कोशिकाओं की परतों से बनी सल्कों से ढका रहता है। वर्ष में कई बार अपनी मृत चमड़ी की बाहरी परत छोड़ देते हैं, जो उनके नीचे कोशिकाओं को तुरंत बाहरी परत का निर्माण कर देते हैं, जो सांप को सुरक्षा करते हैं। तो क्या यहाँ पे किस चीज का जिक्र हो रहा है? सल्कों का जिक्र हो रहा है। तो यहाँ पे आप इसे ध्यान से पढ़े। आप सांपों यहाँ पे स्पेस दिया हुआ है, सांप को चोट लगने से बचाती है। तो सांप को चोट लगने से क्या बचाती है? सल्क। ठीक है, आगे पढ़ेंगे। जीवित रहना शब्द का अभिप्राय है। मतलब इसका क्या मतलब है? जीवित रहने का जीना है, चलना है, पलायन करना, संबंधित। तो इसमें तो साधारण सी बात है, जीवित रहने का मतलब जीना है। ठीक है, चलिए अगले पैराग्राफ की तरफ। बच्चों, हम इतनी मेहनत के साथ आपके लिए वीडियो बना रहे हैं, तो आपका भी फर्ज है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमसे जुड़ जाए, जिससे आपकी तैयारी मजबूत बनी रहे और हमें थोड़ा ये भी लगता रहे कि हाँ, हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, क्योंकि आप हमारी क्लासेज को लाइक और वीडियो को सब्सक्राइब कर रहे हो। तो इससे हमें भी लगेगा कि हाँ, हम आपके लिए थोड़ी मेहनत कर रहे हैं। ठीक है, अनुच्छेद 3 पढ़ते हैं। दूध सबसे अच्छा भोजन है। इसमें पानी, चीनी, चर्बी, वसा, चर्बी को वसा कहते हैं, विटामिन और प्रोटीन होते हैं, जो भिन्न भिन्न पशुओं के दूध पीते हैं। लोग शुरू से पढ़ेंगे, यहाँ पे गलती हो गई। लोग भिन्न भिन्न पशुओं के दूध पीते हैं। इंग्लैंड और अनेक अन्य ठंडे देशों में गाय होती है। अरब और मध्य एशिया जैसे गर्म शुष्क स्थानों में ऊंट होते हैं। भारत में गाय और भैंस दोनों हैं। अनेक स्थानों पर बकरियां होती हैं। यदि लोग गाय और अन्य पशु रखते हैं तो उनको बहुत दूध मिलता है। दूध से वे मक्खन और चीज बना सकते हैं। यह जरूरी है कि जिस दूध का हम उपयोग करते हैं वह शुद्ध और विषाणु मुक्त होना चाहिए। अशुद्ध दूध से मानव शरीर को लाभ की बजाय हानि अधिक होती है। क्वेश्चन नंबर 1, लोग स्पेस छोड़ दिया गया है। एक जैसे भिन्न भिन्न समान उसी तरह के पशुओं का दूध पीते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ था लोग भिन्न भिन्न पशुओं का दूध पीते हैं। यहाँ पे आप देख भी सकते हो, ये इस तरीके से यहाँ पे लिखा हुआ है। आगे चलेंगे, यहाँ पे लिखा हुआ है स्पेस छोड़ दिया गया। शीतल, जमे हुए, गर्म, ठंडे स्थानों में ऊंट होते हैं। तो गर्म स्थानों में ऊंट होते हैं, यह हमने पढ़ा। यहाँ पे आप देख भी सकते हो, मध्य एशिया जैसे गर्म शुष्क स्थानों में ऊंट होते हैं। तो यहाँ पे क्या होते हैं? गर्म स्थानों पे ऊंट होते हैं। आपको दिख नहीं रहा था, गर्म स्थानों पे ऊंट होते हैं। अब मैंने ये 5 के 5 आपके सामने क्वेश्चन रख दिए हैं, आसानी से हो जाएंगे 5 के 5। ध्यान से देखेंगे, ठीक है, यहाँ आप ध्यान से देख भी सकते हैं। यदि लोग गाय जैसे पशु रखते हैं तो उन्हें दूध मिलता है। गाय जैसे पशु रखते हैं तो दूध बहुत कम, थोड़ा, बहुत सारा।
तो इसमें सबसे ऊपर लिखा है कि बहुत सारा दूध मिलता है। अगर भैंस और गाय रखते हैं, ये तो आप पढ़ी चुके हो, तो बहुत सारा दूध मिलता है। ठीक है, यहाँ पढ़ेंगे, यह स्पेस है कि जिस दूध का हम उपयोग करते हैं वह शुद्ध हो। तो यह क्या है, यह आवश्यक है, अनावश्यक, अनपेक्षित या गैर जरूरी। तो यह तो आवश्यक है, मतलब यह बहुत जरूरी है कि जिस दूध का हम प्रयोग करते हैं वह कैसा होना चाहिए, विषाणु मुक्त होना चाहिए और शुद्ध होना चाहिए। पैराग्राफ में आप पढ़ चुके हैं। आगे पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 75। हानि का अर्थ स्पेस के समान है। हानि का मतलब क्या है, मरम्मत, लाभ, क्षति या स्थिर। लाभ तो इसका उल्टा है, मरम्मत सही करना होता है, स्थिर एक जगह रुके रहना होता है, और क्षति का मतलब हानि के समान अर्थ है क्षति। ठीक है बच्चों, इस पेपर का आखिरी पैराग्राफ ध्यान से पढ़ेंगे और इसके उत्तर ध्यान से देखेंगे। आप समझ चुके होंगे किस तरीके से पैराग्राफ को हल करना होता है। सिर्फ एक बार पैराग्राफ पढ़ना है। और मैं आपको बता दूं कि हर पैराग्राफ में एक या तो पर्यायवाची, एक या तो विलोम शब्द या समानार्थी शब्द, इस तरीके का एक क्वेश्चन कम से कम पूछा जाता है। जैसे कि आप देख भी चुके होंगे, हर पैराग्राफ में एक क्वेश्चन तो आता है। 4 क्वेश्चन उस पैराग्राफ पे खुद के होते हैं और एक क्वेश्चन इस तरीके का पूछा जाएगा। विलोम शब्द पूछ लेगा, पर्यायवाची पूछ लेगा, समानार्थी शब्द पूछ लेगा, मतलब उसका अर्थ भी पूछ सकता है। तो चलिए अब आखिरी पैराग्राफ की तरफ चलिए, अब देखते हैं इस पैराग्राफ को। एक बार हम गांव गए जहां अनेक परिवार अपने बनाए हुए चिकनी मिट्टी के बर्तन बेच रहे थे। वहां हमें किसी परिवार के बनाए कृत्रिम फल और सब्जियों ने बहुत आकर्षित किया। कृत्रिम फल होते हैं, कृत्रिम जो चीज होती है वो होती है जो मानव बनाता है, मतलब जो प्रकृति देती है वो चीज नहीं होती, जिसे मानव निर्मित करता है वो होती है कृत्रिम फल। ठीक है, मतलब जो मानव द्वारा बनाई जाती है चीज वो कृत्रिम कहलाती है। हमने वहां ऐसे उत्तम आकारों के रंगों से बने सेब, संतरे, टमाटर देखे कि असली और उनमें अंतर करना मुश्किल था। उनमें मतलब जो वे बना रहे थे कृत्रिम अपने द्वारा, तो असली में और उनमें अंतर करना बहुत मुश्किल था। प्रत्येक ने उनकी प्रशंसा की, मतलब बहुत प्रशंसा की। तो चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं, इससे आपको बहुत मतलब आसानी से ही समझ में आ जाएगा। कुछ परिवारों ने चिकनी मिट्टी के मेज और कुर्सियां, स्पेस दिया हुआ है, फल और सब्जियां, खिलौने और बर्तन, गुल्लक, पिगी बैंक और गेंद बनाए। तो कुछ परिवार क्या बना रहे थे आपको पता होना चाहिए, चिकनी मिट्टी के बर्तन बना रहे थे। कुछ परिवार क्या बना रहे थे, चिकनी मिट्टी के बर्तन बेच रहे थे। बर्तन बेच रहे थे, यहाँ पे कंफ्यूजन वाली बात है। यहाँ पे लिखा हुआ है बर्तन बेच रहे थे, लेकिन बना क्या रहे थे, परिवार के बनाए कृत्रिम फल और सब्जियों ने बहुत आकर्षित किया। बना रहे थे कृत्रिम फल और सब्जियां, बेच रहे थे बर्तन। तो यहाँ पे ध्यान रखना है, फल और सब्जियां आंसर लगाना है, बर्तन और खिलौने नहीं लगाना। ठीक है, ध्यान से देखना पड़ेगा ये। चलिए अगला क्वेश्चन, हम मुश्किल से ही यहाँ पे स्पेस छोड़ देगा, फलों और असली में अंतर कर सके, मतलब प्राकृतिक फलों, कृत्रिम फलों, मूल फलों या यथार्थ फलों। हम आपको बता दें कि यहाँ पे कैसे फल बना रहे थे। जो आदमी बना रहे थे कृत्रिम फल, मतलब नकली फल बना रहे थे। कृत्रिम का मतलब नकली भी हो सकता है। तो नकली फलों और असली फलों में अंतर करना मुश्किल था। ठीक है, इस क्वेश्चन की बात करते हैं। ये क्वेश्चन थोड़ा कंफ्यूजिंग है और डाउट में भी हो सकता है। ऐसे सच, इंग्लिश में सच लिखा हुआ है, शब्द है। ऐसे शब्द कहीं कहीं पे क्रिया विशेषण दिया हुआ है और कहीं कहीं पे विशेषण दिया हुआ है। तो मेरे हिसाब से तो ये विशेषण होना चाहिए। मैंने इसे गूगल पे देखा था तो ये विशेषण दिखा रहा था, सच जो वर्ड है, लेकिन कहीं कहीं पे क्रिया विशेषण भी है। तो इसे आप डाउट में मान सकते हो। बाकी मेरे हिसाब से विशेषण है। अगर इसमें किसी के हिसाब से क्रिया विशेषण है तो मैं उसके लिए क्षमा चाहूंगा। इसमें क्रिया विशेषण और विशेषण दोनों ही शब्द बन रहे थे, तो इसमें मेरे हिसाब से विशेषण है। तो आप ध्यान रहे, इसे एक बार ठीक से खुद भी देख सकते हैं अगर चाहो तो। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ स्पेस दिया हुआ है, भेद का समानार्थी शब्द है। समानार्थी का मतलब उसके जैसा, भेद का मतलब होता है अंतर, मतलब किसी भी चीज में डिफरेंस करना। तो भेद का अंतर। मिश्रण का तो आपको पता है, मिक्सचर कहते हैं मिश्रण को। अशुद्धि मिलावट होती है। भ्रम का मतलब होता है जो डर सा होता है वो, और भेद का मतलब अंतर। चलिए अगले पैराग्राफ की तरफ। प्रत्येक का वही अर्थ है जो स्पेस छोड़ दिया गया है, विशिष्ट, सटीक, हरेक, कुछ। तो प्रत्येक का मतलब होता है हरेक। ठीक है बच्चों, आज हमने अपनी हिंदी कंप्लीट की और सही तरीके से जाना कि किस तरीके से हिंदी को सॉल्व करना है और किस तरीके से पैराग्राफ को पढ़ना है। अच्छे से पैराग्राफ को पढ़ेंगे और कोशिश करेंगे कि पैराग्राफ पढ़कर एक ही बार में समझ में आ जाए। दूसरा पॉइंट हमने ये पढ़ा कि हर पैराग्राफ में 1 या 2 क्वेश्चन जरूर ऐसे पूछे जाते हैं जो पैराग्राफ से अलग होते हैं। हालांकि पैराग्राफ में भी उनका मतलब कहीं ना कहीं छिपा होता है, लेकिन फिर भी वो पैराग्राफ से अलग होते हैं। जैसे समानार्थी शब्द, विलोम शब्द, अनेकार्थी शब्द, एक ही शब्द के कई अर्थ वाले शब्द, या उसके जैसा या उसका विपरीत शब्द पूछ लिया जाता है। ठीक है,
आपने उम्मीद है कि आपने क्लास को सही तरीके से समझा होगा। और आप अगर नवोदय विद्यालय की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे चैनल से जरूर जुड़े, और अगर आपको क्लास पसंद आई हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें। इससे हमें पता चलता है कि हाँ, आप भी हमारे साथ हमारा साथ दे रहे हैं और हमारी क्लास को पसंद कर रहे हैं, जिससे कि हम आने वाली क्लास आपके लिए और बेहतर बना सके। और अगर हमसे कोई कमी रही है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और हमें बताएं कि आपका क्या एग्जाम में अच्छे नंबर बन रहे हैं या नहीं। और अगर आने वाले एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमसे जुड़ जाए। हम आपकी तैयारी को बिल्कुल बेहतर बनाएंगे, एकदम सटीक बनाएंगे। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।